11 खास लोगों की एंट्री। सिया नीचे गई तो उसने देखा कि मलिक टेबल ले नाश्ता लगा रहा था। ये देख सिया मलिक के पास गई। उसने टेबल पे देखा तो वहाँ आलू पूरी, पोहे, ब्रेड, जाम और बटर के साथ जूस रखा हुआ था। ये सब देख सिया ने हैरानी से मलिक को देखा। इस पे मलिक हड़बड़ा गया और कहा, बॉस क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? इस पे सिया ने कहा, पहले तो तुम मुझे यू बॉस बोलना बंद करो। ओ सॉरी सॉरी बॉस, आई मीन दी। इस पे सिया ने कहा, अरे रिलैक्स छोटे, पहले ये बताओ कि ये सब तुमने बनाया है? इस पे मलिक ने हाँ में सर हिला दिया। इस पे सिया ने कहा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? इस पे मलिक ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं तो बचपन से ही खाना बनाना जानता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे खुद ही सब करना पड़ता था, तो बस सीख गया। मलिक की बात सुन सिया की आंखें नम हो गई। उसने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, किसने कहा कोई नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए? मैं हूं ना तुम्हारी बड़ी बहन। दरअसल सिया अभी 24 की थी और मलिक अभी सिर्फ 22 का था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काबिल था। कोई भी काम ऐसा नहीं था जिसे करना वो ना जानता हो, इसीलिए वो आज तक सिया के साथ खड़ा रहा है। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और खबरदार कभी कहा तुम्हारा कोई नहीं है, समझे? वरना देखना मैं ना तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ये बोल सिया ने क्यूट सा पाउट बना लिया। ये देख मलिक ने कहा, अरे नहीं नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पक्का? इस पे सिया ने खुश होते हुए कहा, पक्का ना? इस पे मलिक ने जोर से हाँ में सर हिला दिया। सिया ने कहा, बैठो फिर, चलो आज मैं तुम्हें नाश्ता सर्व करूंगी है, अब आप खाओ। इस पे मलिक की आंखें नम हो गई, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नहीं था जो उसकी परवाह करे, उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखे। सिया ने मलिक ना खाते हुए देख के कहा, क्या हुआ छोटे, खाओ ना। इस पे मलिक ने अपने आंसू पोंछे और खाने लग। सिया उसके सामने की चेयर पे बैठ गई और अपने दोनों हाथों को टेबल पे रख के अपना छोटा सा चेहरा पकड़ लिया। सिया ने कहा, छोटे एक बात पूछूं? इस पे मलिक ने सिया को देखा और हाँ में सर हिलाया। इस पे सिया ने कहा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? इस पे मलिक जो अभी खा रहा था, सिया की बात सुन उसका खाना गले में ही अटक गया और वो खांसने लगा। ये देख सिया ने जल्दी से पानी का गिलास मलिक की ओर बढ़ा दिया। मलिक ने जल्दी से पानी पिया और खुद को शांत किया। कुछ देर बाद सिया ने फिर से पूछा, छोटे बताओ ना, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इस पे मलिक ने कहा, नहीं दी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पे सिया ने कहा, अरे ऐसे कैसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? कोई बात नहीं, अब मैं अपने छोटे के लिए गर्लफ्रेंड खोजूंगी। ये सुन मलिक का चेहरा ऐसा था मानो काटो तो खून नहीं। तभी दोनों को सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आवाज आई। दोनों ने जब वहां देखा तो दोनों हैरान हो गए, क्योंकि सामने राम और ऋषु दोनों एक दूसरे का हाथ था। मैं नीचे आ रहे थे, दोनों ने ही सेम कपड़े पहने थे, दोनों ने ही ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शूज और साथ में ब्लैक जैकेट, जिसने दोनों ही बहुत ज़्यादा कूल और देशिक लग रहे थे। जब दोनों नीचे आए तो दोनों ने देखा कि मलिक और सिया उन्हें ही ढूंढ रहे हैं, तो दोनों ने एक साथ कहा, क्या हुआ? तब जाके दोनों होश में आए। राम को देख के मलिक जल्दी से अपनी चेयर से खड़ा हो गया। ये देख राम ने कहा, अरे मलिक खड़े क्यों हो गए, पहले ठीक से नाश्ता करो। इस पे सिया ने कहा, हाँ छोटे चलो जल्दी से बैठो। इस पे मलिक बैठ गया। वही सिया ने दोनों को देख के कहा, क्या बात है, आज तो बड़े प्रिंस और छोटे प्रिंस काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लग रहे हैं। इस पे ऋषु सिया के पास गया और उसकी गोद में बैठ गया और कहा, मम्मा आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इस पे राम सिया की पास वाली चेयर पे बैठते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने हमें ऐसे कपड़े क्यों पहनने को दिए? इस पे सिया ने कहा, अरे सब्र करो, सब पता चल जाएगा। नाश्ते के बाद सिया ने कहा, छोटे क्या सब रेडी है? इस पे मलिक ने कहा, जी सब रेडी है। सिया ने ऋषु को अपनी गोद में लिया और राम से कहा, चले। इस पे राम ने हाँ में सर हिला दिया। तीनों जब बाहर आए तो सामने बड़े से गार्डन में राघव चोपर के साथ खड़ा था। तीनों उस ओर चले गए। मलिक तीनों के आगे था। वही चोपर को देख के ऋषु ने एक्साइटेड होके कहा, मम्मा क्या हम इसमें जाएंगे? इस पे सिया ने उसके गाल पे किस करते हुए कहा, येस बेबी हम इसमें जाएंगे। उसके बाद तीनों चोपर में बैठ गए। राघव और मलिक भी चोपर में बैठे। कुछ ही देर में चोपर हवा में था। चोपर में ऋषु अपनी चमकती हुई आंखों से बाहर का नज़ारा देख रहा था। तभी सिया ने ऋषु से कहा, ऋषु बेबी क्या आप मम्मा की एक बात मानोगे? इस पे ऋषु ने जोर से हाँ में सर हिला दिया और कहा, ऋषु मम्मा की सारी बात मानेगा।
इस पे सिया ने ऋषु का सर सहलाते हुए कहा, बेबी आपके मम्मा और पापा उस गंदी बुआ को ना सबक सिखाने जा रहे हैं, इसलिए क्या आप चोपर में मलिक मामू के साथ रहोगे। इस पे ऋषु उदास हो गया और कहा, क्या मम्मा मैं भी चल सकता हूँ आपके साथ। इस पे राम ने प्यार से ऋषु के सर को सहलाते हुए कहा, बेबी आप तो जानते हो ना कि वो बुआ कुछ भी कर सकती है और आपके मम्मा पापा नहीं चाहते कि वो आपको फिर से डराए, इसलिए आप यहाँ मलिक मामू के साथ रहना, हम जल्द ही आपके पास आ जाएंगे। इस पे ऋषु ने कहा, क्या मैं यहाँ से आपको देख पाऊंगा। इस पे राम ने कुछ सोचा और कहा, हाँ जरूर आप हमें देख पाएंगे। ये बोल राम ने राघव को इशारा किया। इस पे राघव ने एक टैब राम को दे दिया। राम ने उसमें कुछ किया और उसे ऋषु को देते हुए कहा, बेबी ये वो जगह है जहाँ वो बुरी बुआ आने वाली है, हम भी वही जाने वाले हैं, आप इसमें अपने मम्मा और पापा को देख सकते हैं। इस पे ऋषु बहुत खुश हो गया और कहा, ठीक है फिर ऋषु मलिक मामू के साथ जरूर रुकेगा। इस पे सिया ने प्यार से ऋषु के सर पे किस करते हुए कहा, जब तक मम्मा पापा ना आ जाए तब तक अच्छे बच्चे की तरह मामू के साथ रहना, और यदि उसमें मम्मा पापा ना दिखे तो परेशान मत होना, ठीक है, हम जल्दी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इस पे ऋषु ने कहा, मम्मा आप फिक्र ना करें, ऋषु अच्छे बेबी की तरह रहेगा। इस पे राम और सिया के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में चोपर एक खुले मैदान में लैंड हुआ। वहां पहले से ही राम और सिया के गास खड़े थे। सिया और राम ने ऋषु को बाय बोला और राघव के साथ नीचे उतर गए। दोनों ने देखा कि वहां 8 से 10 BMW खड़ी थी और उसके कुछ दूरी पे बहुत सारी बाइक खड़ी थी। उनमें से 2 बाइक सबसे यूनिक थी। सिया राम और राघव के साथ वहां गई। वहां उन 2 बाइक के अलावा और 10 बाइक थी जिसमें राम और सिया के गास थे। सभी ने पूरे ब्लैक कपड़े पहने थे और ब्लैक हेलमेट, जिससे उन सब को पहचान पाना मुश्किल था। एक गार्ड ने सिया को भी ब्लैक हेलमेट दिया। सिया जाके उस ब्लैक बड़ी बाइक पे बैठ गई और अपना हेलमेट पहन लिया। फिर उसने राम को देखा जो अभी भी उसे ही घूर रहा था। राम ने कहा, ये सब करना क्या जरूरी है, इसलिए सिया ने इतराते हुए कहा, खास लोगों की एंट्री भी खास ही होनी चाहिए। सोचो उस कमीनी बुआ को हमें ऐसे यूं देख के क्या हाल होगा, कितना मजा आएगा। ये सुन राम ने ना में अपना सर हिला दिया और मन ही मन कहा, इसका कुछ ही हो सकता। चैप्टर 12 आहूजा फैमिली पर कहर। सिया ने जब देखा कि राम अभी भी अपनी जगह पे खड़ा है तो उसने कहा, राम चलिए ना, हमें लेट हो रहा है। इस पे राम आगे बढ़ा और अपना हेलमेट पहना। राघव भी दूसरी बाइक में बैठ गया। सिया ने दोनों को देखा और इशारा किया तो तीनों ने एक साथ बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। उसके पीछे 10 और बाइक थी, उन सब के पीछे और 8 कार आ रही थी, वो भी ब्लैक कलर की थी। सभी बाइक काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। वही ऋषु ऊपर से उन सबको देख रहा था और काफी एक्साइटेड था। वही दूसरी और आहूजा कॉरपोरेशन में 34 में फ्लो में एक औरत एक बड़ी सी चेयर में बड़े शान से बैठी हुई थी। वो लगभग 45 साल की रही होगी, लेकिन उसे देख के सब यही कहेंगे कि वो 39-40 साल की होगी। वो कोई और नहीं, कामिनी देशमुख थी, राम की बुआ। अभी उसने ब्लैक कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी थी। चेहरे पे एक देवी लुक लिए सामने खड़े 2 शख्स को देख रही थी। वो दोनों और कोई नहीं, संदीप आहूजा और प्रतीक आहूजा थे, राम के पापा और बड़े चाचा। सामने बड़ी सी टीवी स्क्रीन पे न्यूज चल रही थी। उनकी आवाज पूरे केबिन में गूंज रही थी। न्यूज कुछ इस तरह थी, दुनिया के नंबर 1 बिजनेस टायकून राम आहूजा और दुनिया में नंबर 2 में रहने वाली द ग्रेट बिजनेस वुमन सिया कपूर की हो चुकी है मौत। राम आहूजा और सिया कपूर की दुश्मनी के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन इन दोनों की दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। ये आप अपनी आंखों से इस वीडियो में देख सकते हैं। फिर स्क्रीन पे एक वीडियो चलने लगा जिसमें सिया और राम के हाथों में गन थी और उनमें ये साफ साफ नजर आ रहा था कि उन दोनों ने एक दूसरे को गोली मारी है। ये सब देख संदीप ने गुस्से से कहा, ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता दी, मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब आपने ही किया है। इस पे कामिनी ने एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सब किसने किया है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। आज पूरे आहूजा खानदान की प्रॉपर्टी, सभी बिजनेस, होटल, बंगलोज, फैक्ट्री, सब कुछ मेरे नाम है। आज मेरा सालों का इंतजार खत्म हुआ है। इस पे प्रतीक ने गुस्से से कहा, क्यों दी, आपने ऐसा क्यों किया? आप एक बार बोलती तो राम खुद आपके नाम सब कुछ कर देता। इस पे कामिनी ने कहा, बिल्कुल नहीं, उसका नाम सिर्फ राम था, लेकिन उसका दिमाग रावण के जैसा था, कभी ऐसा नहीं करता, इसीलिए मैंने अपने रास्ते से उसे हटा दिया। यदि तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो उस बूढ़े सरद आहूजा को करो, उसी की गलती है।
जिसने अपनी पूरी जायदाद अपनी बड़ी बेटी के नाम ना करके मेरे छोटे भाई के बेटे राम के नाम कर दी। राम ने मेरा हक छीना है, ये सब मेरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उस बुढ़े ने सब अपने बड़े पोते के नाम कर दिया। इस पे संदीप ने कहा, वो हमारे पापा थे, उसका नाम इज्जत से लीजिए। इस पे कामिनी ने गुस्से में कहा, मैं नहीं मानती उसे अपना बाप। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, खैर अभी ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ मेरा नाम हो चुका है और मैं शुरू से जानती थी कि राम आहूजा खानदान की नींव है, इसीलिए आहूजा खानदान की नींव को ही हिला के रख दिया और अब देखो सब मेरे नाम है। खैर मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ। फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, नीचे सभी मीडिया आई हुई है और साथ में पूरा शहर, जैसा मैंने कहा है वैसा ही आप दोनों को करना है, वरना आप दोनों अच्छे से जानते हो कि एक गलत कदम और आगे की बात उसने अधूरी ही छोड़ दी और केबिन से बाहर निकल गई। उसके जाते ही संदीप ने गुस्से से कहा, दी इतना नीचे कैसे गिर सकती है। फिर प्रतीक को देखते हुए कहा, अब हम क्या करें छोटे। इस पे प्रतीक ने उदास होकर कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी दी ने पहले ही सब अपने नाम कर चुकी है। अब हम सिर्फ उनसे यही उम्मीद कर सकते हो कि वो हमें और हमारे परिवार कोई चोट ना पहुंचाए और हमें जाने दे, ताकि कम से कम हम हमारी बाकी की जिंदगी एक आम इंसान की तरह तो बिता सके। इस पे संदीप ने आंखों में आंसू लिए कहा, काश आज राम और सिया होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस पे प्रतीक ने कहा, सही कहा भाई, माना आज तक राम और सिया की नहीं बनी, दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते थे, ना ही दोनों ने कभी अपने परिवार से ठीक से बात नहीं की, लेकिन कभी दोनों ने हमारी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं की। आज दोनों इसलिए ऐसे थे क्योंकि उनके पीछे बड़ी बहन कामिनी का हाथ था, लेकिन जब को बड़ी बहन की सच्चाई पता चलती तो दोनों कभी भी बड़ी बहन की माफ़ नहीं करते। इस पे संदीप ने कहा, सही कहा, लेकिन अब इस बात का कोई मतलब नहीं है, अब तो जो भी करेंगे सब ऊपरवाला ही करेंगे। फिलहाल तो हमें नीचे जाना चाहिए, वरना बड़ी बहन न जाने क्या कर देगी। इस पे प्रतीक ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों भी केबिन से बाहर निकल गए। वही आहूजा मैंशन में नज़ारा कुछ और ही था। रागिनी, रोहिणी, सौम्या और कैलाश जी अभी गार्डन की सफाई कर रहे थे। वही अंदर अनाया, जिया और कशिश किचन में खाना बना रही थी। तीनों का हाथ खाना बनाते हुए कहीं कहीं जल गया था, लेकिन फिर भी तीनों आंखों में आंसू लिए खाना बना रही थी। हॉल में आरव, अंश और कृष पोछा लगा रहे थे और राशि सोफे पे बेटी मोहिनी के पैर की मालिश कर रही थी। तभी गलती से राशि का नेल मोहिनी के पैर में चुभ गया, जिससे मोहिनी की हल्की सी चीख निकल गई। मोहिनी ने देखा कि उसके पैर पे राशि के नेल चुभने की वजह से खरोच आ गई है। ये देख उसने गुस्से में राशि के सीने पे जोर से एक लात मारी और कहा, यू बिच, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की। मोहिनी के ऐसे अचानक मारने से राशि जाके जमीन पे गिर गई। वो खुद को संभाल पाती कि उसके पहले ही मोहिनी राशि के पास आई और राशि के बालों को जोर से खिंचा और उसके गाल पे लगातार 4 थप्पड़ जड़ दिए। उस थप्पड़ की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि पूरे घर में वो आवाज़ गूंज गई। ये नज़ारा देख आरव, अंश और कृष जल्दी से राशि के पास गए और मोहिनी के सामने हाथ जोड़ के और आंखों में आंसू लिए राशि को छोड़ने की भिख मांगने लगे, क्योंकि मोहिनी ने अभी भी राशि के बालों को पका हुआ था। राशि ने गुस्से भरी लाल आंखी से मोहिनी को देखा और कहा, अंश, आरव, कृष, ऐसे यू इसके सामने भिख मत मांगिए, इसे यही तो चाहिए। ये सुन मोहिनी को और भी गुस्सा आ गया। उसने राशि के और भी कस के उसके बालों को खींचते हुए कहा, बहुत अकल है ना तुझमें, बस कुछ पल और एक बार बस मम्मा पूरे शहर को ये बता दे कि अब आहूजा और क्यूर खानदान की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम है। उसके बाद मुझे आप में किसी की भी जरूरत नहीं है। और बहुत अकल है ना तुझमें तो ठीक है, तुझे ही मैं आज सबसे पहले तेरे भाई और भाभी के पास पहुंचाऊंगी। इस पे राशि ने मोहिनी के आंखों में आंखें डाल के कहा, मौत से तू डरती होगी राशि, आहूजा नहीं, मैं मरी ना तो मेरे मरे हुए भाई और भाभी की कसम तुझे साथ में लेके मरूंगी। ये सुन मोहिनी जोर जोर से हंसने लगी। उसके राशि के बाल छोड़े और सोफे पे बैठते हुए कहा, तू सच में राम आहूजा की ही बहन है, वहुआ का वही तेवर, लेकिन अफसोस तेरी ये ख्वाहिश अधरी ही रह जाएगी। 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहिनी सोफे पे अपने एक पैर को दूसरे पैर पे चढ़ाते हुए बोली, सच में तू राम आहूजा की ही बहन है, वही अक वही तेवर, लेकिन बहुत जल्द तेरी ये सारी अक निकल जाएगी। बस 15 मिनट है तेरे पास इस अक को दिखाने के लिए, उसके बाद तुझे मैं तेरे मरे हुए भाई भाभी के पास भेज दूंगी। ये बोल वो बुरी तरह से हंसने लगी। आवाज सुन के किचन से अनाया, जिया और कशिश भी बाहर आ गए थे। राशि को ऐसे देख के तीनों जल्दी से उसके पास आई और एक साथ कहा, दीदी आप ठीक तो हो ना। ये बोल तीनों के आंखों में आंसू थे।
ये देख मोहिनी ने कहा, अरे अरे अपने इस आंसुओं को बचा के रखो क्योंकि कुछ ही मिनट में मैं तुम्हारी इस प्यारी बहना को मारने वाली हूँ। ये सुन तीनों ने राशि को हग कर लिया और रोते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वही राशि की आंखों में अपनी मौत का कोई डर नहीं था। वो तो मन में ये सोच रही थी कि राशि को वो कैसे मारे। वही आहूजा कॉरपोरेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस सेकंड फ्लोर पे रखी गई थी, लेकिन वहाँ इतने सारे प्रेस मीडिया आ चुकी थी कि उन सभी को एक साथ अंदर लाना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि वहाँ पे कई शहरों की प्रेस मीडिया आई हुई थी। इसलिए लास्ट मिनट में कामिनी ने ये डिसाइड किया कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस पे करेगी। कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन एरिया के ठीक सामने एक टेबल लगाया हुआ था और साथ में वहाँ 3 चेयर लगाई हुई थी। उसके ठीक सामने लगभग 6 से 7 सीढ़ियाँ नीचे उतर के वहाँ सभी प्रेस मीडिया और पूरा शहर खड़ा था, क्योंकि वो लोग भी ये जानना चाहते थे कि क्या सच में राम आहूजा और सिया कपूर की मौत हो चुकी है। घड़ी में अभी ठीक 9 बजे थे। तभी वहाँ कामिनी बड़े एटीट्यूड के साथ बाहर आई। उसके पीछे उसका असिस्टेंट मोहित आ रहा था और उसके पीछे संदीप और प्रतीक आ रहे थे और उनके पीछे कुछ गार्ड्स। कामिनी जाके अपनी चेयर पे बैठ गई। उसके पास संदीप और प्रतीक बैठ गए। उन तीनों को गार्ड्स ने कवर करके रखा था। तभी मोहिनी का असिस्टेंट मोहित आगे आया और माइक में अनाउंस किया, प्लीज़ आप लोग शांत रहें। मैं जानता हूँ आप लोग यहाँ क्या जानने आए हैं। आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे। कृपया आप सभी शांत रहे, क्योंकि वहाँ सभी ने अभी से सवाल करना शुरू कर दिया था। मोहित ने आगे कहा, अब आगे जो भी बात करना है वो मिस कामिनी देशमुख करेगी। ये बोल मोहित ने माइक कामिनी की ओर बढ़ा दिया। तभी उस प्रेस में से एक आदमी ने कामिनी से सवाल किया, मिस कामिनी क्या ये सच है कि राम आहूजा और सिया कपूर की मौत हो चुकी है? इस पे कामिनी ने अपना नाटक शुरू किया और आंखों में जूठे आंसू लाते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि ये सच है कि अब राम और सिया हमारे बीच नहीं रहे। ये सुन वहाँ बहुत शोर मच गया। सभी लोग आपस में बातें करने लगे। तभी मोहित ने दूसरे माइक से सभी को शांत कराया। तभी दूसरे प्रेस मेंबर ने कामिनी से पूछा, मिस कामिनी सुनने में आया है कि राम आहूजा और सिया कपूर पति पत्नी थे, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? ये सुन कामिनी का चेहरा सख्त हो गया। उसने सख्त लहजे कहा, जी नहीं, राम आहूजा और सिया कपूर के बीच कोई भी पति पत्नी का रिश्ता नहीं था। उन दोनों के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता था और वो था दुश्मनी का। और राम आहूजा की मौत का कारण भी सिया कपूर ही है। उसने मेरे भतीजे को मारा है, इसीलिए मैंने कामिनी देशमुख ने कपूर कॉरपोरेशन के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं। इतना ही नहीं, क्यूर फैमिली की सभी प्रॉपर्टी पे अब मेरे नाम है। ये इसीलिए क्योंकि सिया कपूर की वजह से हमने राम आहूजा को खोया है। कामिनी की इस अनाउंस को सुन वहाँ और ज्यादा शोर होने लगा। इस पे कामिनी ने कहा, आप सभी शांत रहे क्योंकि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इस पे सभी एक बार फिर शांत हो गए। कामिनी ने सबके आगे कुछ पेपर्स करते हुए कहा, यह है राम आहूजा की विल। इसमें यह साफ साफ लिखा है कि उसके बाद उसकी इस पोजीशन को कामिनी देशमुख यानी उसकी बुआ संभालेगी। इतना ही नहीं, आहूजा खानदान के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पे सिर्फ कामिनी देशमुख का अधिकार होगा। इसलिए आज से आहूजा खानदान के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी मालकिन मैं हूँ। इस पे एक प्रेस मेंबर ने कहा, लेकिन राम आहूजा ने आपके नाम पे ही सब क्यों किया? राम आहूजा के और भी भाई बहन हैं। उनके बाद लीगली देखा जाए तो उनके बाद उनकी प्रॉपर्टी पे उसकी पत्नी या उसके भाई कृष आहूजा और उसकी बहन राशि आहूजा की होनी चाहिए। तो फिर मिस्टर आहूजा ने आपके नाम पे ही सारी प्रॉपर्टी क्यों की? कहीं ये आपकी कोई चाल तो नहीं है? और यहाँ बाकी की आहूजा फैमिली क्यों नहीं दिखाई दे रही है? इस पे कामिनी ने संदीप को देखा तो उसने ना चाहते हुए भी माइक हाथ में लिया और कहा, ये राम का फैसला था कि उनके बाद उनकी पोजीशन को उसकी बुआ संभाले, क्योंकि राम बचपन से ही अपनी बुआ के काफ़ी करीब रहा है। और रही बात हमारी फैमिली की यहाँ ना आने की, तो हमारी फैमिली में अपने बेटे को खोया है, जिससे सदमा अब भी हमारे परिवार को है। यही वजह है कि यहाँ हमारा परिवार मौजूद नहीं है। संदीप की बात सुन के सभी शांत हो गए। तभी कामिनी ने कहा, आप सब की तसल्ली के लिए मैंने यहाँ शहर के बेस्ट वकील को बुलाया है ताकि ये आप सबको बता सके कि ये पेपर्स असली है कि नहीं। तभी साइड से एक वकील बाहर आया। कामिनी ने सभी पेपर्स को उस वकील को दे दिया। कुछ ही देर में उस वकील ने कहा, ये सभी पेपर्स असली है। ये सुन सब आपस में कानाफूसी करने लगे।
तभी एक प्रेस में खड़ी लड़की ने कहा, ठीक है, हमने ये तो मान लिया कि मिस्टर आहूजा ने ही आपको अपनी सभी प्रॉपर्टी दी है, लेकिन क्या आप हमें ये बता सकती है कपूर खानदान की सारी प्रॉपर्टी आपने अपने नाम ही क्यों करवाए? आपने कहा सिया कपूर ने राम आहूजा को मारा है, इसलिए आपने कपूर खानदान की प्रॉपर्टी अपने नाम की, लेकिन आप ये सब राम आहूजा के भाई कृष या राशि आहूजा के नाम भी तो कर सकती थी। तो फिर आपने अपने नाम ही सब क्यों किया? कहीं इन सब के पीछे आपकी कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है जिसे आप हमसे छुपा रहे हो? उस लड़की की बात सुन कामिनी के चेहरे पे गुस्सा सबको दिखाई दे रहा था। कामिनी ने गुस्से में कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राशि आहूजा और कृष आहूजा इस प्रॉपर्टी की नहीं लेना चाहते थे, इसलिए ये मैंने मेरे नाम किया है, और आप ये मत भूलिए कि वो सिया कपूर ही थी जिसने राम आहूजा को मारा था। कामिनी ने इतना ही बोला था कि तभी वहां अचानक से बहुत सारी बाइक के आने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत तेज थी, इसलिए सबका ध्यान उस ओर गया जहां से बाइक आ रही थी। कामिनी का ध्यान भी उस ओर गया। सबने देखा कि उन सब के पीछे लगभग 12 से 13 बाइक बहुत तेजी से उन सब की ओर आ रही है। ये देख वहां की भीड़ ने उन सभी बाइक को जल्दी से आगे का रास्ता दे दिया। सभी मीडिया इस नज़ारे को रिकॉर्ड कर रही थी। ये सभी लाइव रिकॉर्ड हो रहा था, इसलिए जो लोग टीवी या फ़ोन पे जो इस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि ऐसा भी कौन है जो वहां आ रहा है। सभी ये जानने को काफ़ी एक्साइटेड थे। उन सब में से 2 बाइक सबसे अलग थी और वो सबसे आगे थे। वो सभी बाइक लोगों के बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ गए और ठीक कामिनी जहां बैठी थी, ठीक उनके सामने वो 2 बाइक रुकी और उनके पीछे सभी बाइक भी रुक गई। वही कामिनी अपने आंखें छोटी करके सामने के नज़ारे को देख रही थी। च14 सियाराम और कामिनी आमने सामने। कामिनी अपनी आंखें छोटी करके सामने के नज़ारे को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन आ गया, क्योंकि उसके मुताबिक अब ऐसा कोई भी नहीं बचा था को उसके रास्ते में आ सके। तो फिर अब ये कौन आ गया? कामिनी ये सोच ही रही थी कि तभी सामने खड़े सबसे आगे 2 बाइक सवारों ने घिरे से अपना हेलमेट उतारा। ये और कोई नहीं, सिया और राम ही थे। सिया ने बड़े स्टाइल से अपना हेलमेट उतारा और अपने बालों को हवा में लहरा दिया। जैसे ही सब ने सिया और राम का चेहरा देखा वैसे ही सभी बहुत ज़्यादा शौक हो गए। वही कामिनी, संदीप और प्रतीक अपनी जगह से खड़े हो गए। वही कामिनी का चेहरा तो देखने लायक था। वो इतने ज़्यादा सदमे में चली गई थी कि वो ठीक से अपनी जगह पे खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। वो अपनी ही जगह पे लखा गई। तभी मोहित ने उसे संभाल लिया जिससे वो गिरी नहीं। वहां खड़ी पब्लिक का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। वही राम ने जब अपने सामने कामिनी को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों से जैसे अंगारे बसर रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि यही वो औरत है जिसने उसके नन्हे से बच्चे को मारने की कोशिश की थी। वही सिया के चेहरे पे कामिनी को देख के एक अलग ही डेविल मुस्कान थी। उसका ऑरा अभी खतरनाक लग रहा था। वही संदीप और प्रतीक को तो उनकी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में उनके सामने राम और सिया खड़े हैं। वो दोनों तो बस अपना मुंह और आंखें फाड़े राम और सिया को देख रहे थे। तभी बाकी सभी गार्ड्स ने भी अपने हेलमेट हटाए। तभी राम और सिया दोनों एक साथ बाइक से उतरे। राघव और सभी गार्ड्स ने सिया और राम को जल्दी से कवर किया। सिया और राम अभी भी अपनी जलती हुई आंखों से कामिनी को देख रहे थे। वही कामिनी के सर पे राम और सिया को देख के पसीना आने लगा था। राम और सिया उसी की ओर आगे बढ़े। जैसे जैसे दोनों कामिनी के पास आते जा रहे थे वैसे वैसे कामिनी की हालत खराब होती जा रही थी। राम और सिया ठीक कामिनी के सामने जाके खड़े हो गए। कामिनी की तो सांसें ही रुक गई थी। तभी सिया ने कामिनी को एक खतरनाक मुस्कान के साथ देखा और उसने वही टेबल पे पड़े मायक को उठाया और पीछे भीड़ की ओर बढ़ गई। अभी तक दूसरे गाज उन सब की बाइक वहां से लेके जा चुके थे। भीड़ जल्दी से आगे की ओर बैठी। सिया ने सबको देखा और कहा, अरे अरे, आप सब लोग ऐसे हमें क्यों देख रहे हो जैसे आपने किसी भूत को देख लिया हो। तभी भीड़ में से एक लड़की ने हकलाते हुए कहा, वो एक प्रेस मीडिया से थी, मिस कपूर, आप और मिस्टर आहूजा की तो मौत हो चुकी थी ना। इस पे सिया ने कहा, वेल वेल वेल, हाँ ये सच तो है कि दुश्मनों ने हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन कहते हैं ना होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। उसके आगे ना कभी किसी की चली है ना ही किसी की चल सकती है, और आज उसी की मर्जी से हम दुश्मनों के खतरनाक हमले से जिंदा वापस लौटे हैं। इस पे दूसरे रिपोर्टर ने कहा, मिस सिया का आप जानती हैं कि इन सब के पीछे किसका हाथ है और क्या आप हमें उसका नाम बता सकती हैं?
इस पे सिया ने कहा, हाँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इन सब के पीछे कौन है, लेकिन फिलहाल तो आपको इंतजार करना होगा क्योंकि दुश्मन बहुत जल्द आप सबके सामने होगा। फिर सिया ने कामिनी को देखा और कहा, बुआ जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकती है कि मेरे और राम के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। फिर सिया ने क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहा, यहाँ तक कि आपने तो ये तक कह दिया कि मैंने राम को मारा है। फिर सिया ने सामने देखते हुए कहा, अब आप ही बताएं मुझे भला एक पत्नी अपने ही पति को कैसे मार सकती है। ये सुन सबको और बड़ा झटका लगा। उनमें से एक रिपोर्टर ने कहा, पत्नी आप किसकी बात कर रही है मिस कपूर? इस पे राम जो अभी तक कामिनी को घूर के देख रहा था, उसने मोहित के हाथ से मायक को लेते हुए कहा, जी सही कहा मिस सिया ने, सिया कोई और नहीं बल्कि मेरी यानी राम आहूजा की पत्नी, आहूजा खानदान की बड़ी बहू और आहूजा खानदान की यंग मिस है और हमारी शादी को पहले से ही 5 साल हो चुके हैं। और मुझे नहीं पता कि मेरी बुआ ने ऐसा क्यों कहा कि सिया का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। फिर राम ने राघव को कुछ इशारा किया तो राघव ने कुछ पेपर्स राम को दिए। राम ने कहा, आहूजा खानदान की सभी प्रॉपर्टी अभी से मेरे नाम है और मैं राम आहूजा इन सभी प्रॉपर्टी का अभी भी इकलौता मालिक हूँ। ये बोल राम ने उस पेपर्स को पास में खड़े वकील को दिया। उसका भी उन पेपर्स को देख के मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि ये पेपर्स असली थे। उसने सभी से कहा, मिस्टर आहूजा सच बोल रहे हैं, मिस्टर राम आहूजा अभी भी आहूजा खानदान की प्रॉपर्टी के इकलौते मालिक है। इस पे राम ने कहा, वैसे अभी अभी मेरे पापा ने कहा मैं अपनी बुआ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए शायद मैंने मेरी प्रॉपर्टी मेरी बुआ के नाम कर दी। लेकिन मैं मेरी बुआ से इतना भी ज़्यादा प्यार नहीं करता कि मैं अपनी ही पत्नी और अपने भाई बहनों को एक बूटी कोडी तक ना दूँ। यदि सच में मुझे कुछ हो भी जाता तो मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी या फिर अपने सभी भाई बहनों के नाम करता, ना कि मेरी बुआ के नाम। राम की इस बड़ी बातें सुन के सभी हैरान थे, क्योंकि ये बोल के राम ने ये साबित कर दिया था कि उसने इस बड़ी कोई विल नहीं बनाई जिसमें लिखा हो कि उनकी प्रॉपर्टी उसकी बुआ के नाम कर दी जाए। तभी सिया ने राघव से दूसरे पेपर्स लेते हुए कहा, और रही बात कपूर फैमिली की प्रॉपर्टी की तो वो अब भी मेरे नाम ही है। वैसे मैं जानती हूँ हमारे दुश्मन हमें अभी देख ही रहे होंगे, तो मैं उन सबको ये साफ साफ बता दूँ, अब तक तुम लोग इसलिए जीत रहे थे क्योंकि हमने तुम लोगों को दोस्त समझा था, इसलिए आज तक तुम हमारी पीठ पे खंजर खोपते आए। लेकिन अब और नहीं, अब सिया और राम एक बार फिर लौट आए हैं, और वो भी दुगनी यावर के साथ, क्योंकि आज तक तुम सब ने सिया और राम को आमने सामने देखा है दुश्मनी की तरह, लेकिन इस बार सब बदलने वाला है। क्योंकि इस बार ये सिया राम तुम्हें आमने सामने नहीं बल्कि साथ खड़े दिखाई देंगे। जैसे आज तक भगवान राम और माँ सिया को कोई अलग नहीं कर पाया, वैसे ही आज से इस सिया राम को इस दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें ये सिया राम तुम्हारे सामने खड़े होंगे, तब तुम्हारे किए गए हर गुनाहों की सजा मिलेगी। वही पीछे खड़ी कामिनी ने जब ये सुना तो वो अपने होश में आई। उसने खुद से ही कहा, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मैंने खुद राम और सिया को गोली मारी थी, यहाँ तक कि दोनों को खाई में भी फेंक दिया था, तो ये दोनों जिंदा कैसे हो सकते हैं। नहीं नहज, मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे एंड मोमेंट में हार नहीं सकती। उसने खुद को शांत किया और सोचने लगी कि आगे क्या किया जाए। वही संदीप ने प्रतीक से खुशी से कहा, छोटे मुझे नादी को ऐसे देख के एक सॉन्ग याद आ गया, वो है ना जोर का झटका हाय जोरों से लगा। इस पे प्रतीक को हंसी आ गई। उसने कहा, क्या भाई आप भी ना वैसे कुछ भी कहो, बड़ी बहन का चेहरा अभी देखने लायक है, मजा आ गया। वही कामिनी ने मोहिनी को मैसेज भेजा, सबको अभी के अभी मार दो, कोई नहीं बचना चाहिए। जैसे ही कामिनी ने मोहिनी को मैसेज भेजा वैसे ही राघव को उसके बारे में पता चल गया, क्योंकि कामिनी और मोहिनी दोनों का फ़ोन राघव के लोगों ने हैक किया हुआ था। राघव को जैसे ही ये खबर मिली तो वो परेशान हो गया। उसने देखा कि राम और सिया अभी सभी से बात कर रहे हैं। तभी सिया का ध्यान राघव के चेहरे पे गया, जो काफ़ी परेशान लग रहा था। सिया ने उसे इशारों में पूछा क्या हुआ, तो राघव सिया के पीछे आया और धीरे से सिया के कान में कामिनी के प्लान के बारे में बता दिया। राघव की बात सुन सिया की मूठियां गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था। सिया ने गुस्से में कहा, अब बस बहुत हुआ, अब ये दोनों मेरा वो रूप देखे जिसके बारे में दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज मैं दोनों को ऐसी बड़ी सजा दूंगी कि देखने वालों की रूह तक कांप उठेगी। चैप्टर 15 मोहिनी की क्रूरता। सिया अभी राघव से बात कर ही रही थी कि तभी उसका ध्यान अपने आसपास गया।
सिया ने देखा कि कामिनी वहां नहीं थी। ये देख सिया ने जल्दी से राघव से कहा, राघव जल्दी से मेरी बाइक रेडी करवाओ, मैं पीछे के रास्ते से आहूजा मेंशन जा रही हूँ। इस पे राघव ने सामने देखते हुए कहा, लेकिन आप अकेले वहां नहीं जा सकती, वहां काफी खतरा है और अभी बॉस का यहाँ रहना बेहद जरूरी ही। इस पे सिया ने कहा, हाँ इसीलिए तो सिर्फ मैं जा रही हूँ। तुम राम के साथ यही रुक रहे हो, मैं बॉडीगार्ड्स के साथ जा रही हूँ। इस पे राघव ने अभी ज्यादा बहस करना सही नहीं समझा और हाँ में सर हिला दिया। राघव सिया राम सभी के काम ने ब्लूटूथ लगा हुआ था। राघव ने जल्दी से सिया की बाइक रेडी करवाए और आधे गाज को सिया के साथ भेज दिया और राघव ने साथ साथ मलिक को भी और गाज की सिया और राम के पास आने को कहा। वही सिया डे से ही जाने को हुई तो राम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा, क्या हुआ? इस पे सिया ने कहा, तुम यहाँ सब हैंडल करो और डे से ही यहाँ सब नॉर्मल होता है तो तुम सीधा आहूजा मेंशन आ जाना, मैं वही जा रही हूँ। इस पे राम ने आसपास देखा तो कामिनी वहां नहीं थी। ये देख राम ने कहा, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द आ जाऊंगा। इस पे सिया ने हाँ में सर हिलाया। जाते जाते सिया की नज़र संदीप और प्रतीक पे गई। सिया जल्दी से दोनों के पास गई और दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा चाचू अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब हम आ गए हैं ना, आप राम के साथ ही रहना, ठीक है? मैं अभी आहूजा मेंशन जा रही हूँ। इस पे संदीप ने खुशी से कहा, हम भी चलेंगे। इस पे सिया ने कहा, पापा अभी वहाँ आपका जाना ठीक नहीं है, आप राम के साथ आ जाना, अभी मेरा वहाँ जाना बेहद जरूरी है। इस पे प्रतीक ने कहा, ठीक है बेटा तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। इस पे सिया ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से 2 गाज के साथ वहाँ से चली गई। वहाँ खड़े सभी लोग भी सिया के चेहरे में आए गुस्से को देख रहे थे और वो ये भी देख रहे थे कि वो जल्दी में वहाँ से जा रही है। ये देख सबने राम ने सवाल करना शुरू कर दिया। वही सिया जल्दी से बिल्डिंग के पीछे के गेट के पास आई जहाँ पहले से ही उसकी बाइक रेडी थी और साथ में और 10 बाइक थी जिसमें गाज थे और उनके साथ में 4 कार थी। सिया ने जल्दी से अपना हेलमेट लिया और बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से आगे बढ़ा दी। वही आहूजा मेंशन में अब तक माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका था। सिया ने पहले से ही आहूजा मेंशन में नेटवर्क जाम करने वाली मशीन को मलिक को कह के लगा दिया था, जिससे किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था और इसीलिए कामिनी भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और मोहिनी को भी अभी भी कामिनी का मैसेज नहीं मिला था। ना ही मोहिनी को अभी तक ये पता चल पाया था कि राम और सिया जिंदा हैं। मोहिनी अभी इस समय हॉल में सोफे पे किसी रानी की तरह बैठी हुई थी। राशि अभी भी जमीन पे बैठी हुई थी और जिया, अनाया और कशिश उसके पास ही थी। कशिश ने रोते हुए कहा, दी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, हम आपके भाई बहन हैं। इस पे राशि ने मोहिनी को गुस्से से घूरते हुए कहा, कशिश ये कोई हमारी बहन नहीं है, ये एक चुड़ैल है। इस पे मोहिनी ने कहा, तुम चाहे जो बोलना है बोल सकती हो, वैसे भी कुछ ही मिनटों में तुम मरने वाली हो। इस पे राशि ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है मौत से मैं नहीं डरती, यदि मुझे कुछ हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। इस पे मोहिनी ने गुस्से से कहा, बहुत अकड़ है ना तुझे, तेरे मरने से पहले तेरी ये अकड़ में निकाल के ही रहूंगी। वैसे क्या कहा तूने, तुझे मौत से डर नहीं लगता ना? तो ठीक है, अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तू खुद ही खुद को खत्म कर देगी, और वैसे भी तुम्हारे साथ बहुत हिसाब मुझे चुकता करना है। ये बोल मोहिनी ने वहां खड़े गाज से कुछ इशारा किया तो उन लोगों ने कशिश, अनाया, जिया, अंश, आरव और कृष को राशि से दूर किया और मोहिनी राशि के पास आई और उसके बालों को कस के पकड़ा और उसे खड़ा किया और उसे बाहर ले जाने लगी। वही राशि को ऐसे देख कृष, कशिश, आरव, अनाया, जिया, अंश सभी रो रहे थे और मोहिनी से उसे छोड़ने को बोल रहे थे और खुद को गाज की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। मोहिनी ने चिल्लाते हुए गाज को ऑर्डर दिया, इन सब को मेरे पीछे लेके आओ। इस पे सभी गाज, कशिश और बाकी सबको बाहर की ओर लेके जाने लगे। मोहिनी राशि को खींचते हुए गार्डन के पास आ गई। मोहिनी ने जोर से राशि के बालों को खींचते हुए कहा, ये वही जगह है जहां तुम्हें मुझे एक बार थप्पड़ मारा था, तब तूने मुझे नीचा दिखाया था ये बोल के कि तू आहूजा खानदान की बड़ी बेटी है। अब आज देख मैं इस आहूजा खानदान की बड़ी बेटी की इज्जत कैसे सरेआम उछालती हूँ। आज मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तू खुद ही खुद को मार देगी। ये सब पीछे से आ रहे कृष और बाकी सब ने भी सुन लिया। शोर को सुन के वहाँ सौम्या, रागिनी, रोहिणी और कैलाश जी भी आ गए। उसने ये नज़ारा देखा तो वो राशि की ओर जाने लगे, लेकिन मोहिनी के गाज ने उन सभी को वहीं रोक दिया।
रोहिणी ने रोते हुए कहा, मोहिनी छोड़ दे मेरी बच्ची को, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। इस पे मोहिनी ने कहा, अरे अरे मेरी प्यारी मामी, अपने ये मोटे मोटे आंसुओं की अभी बचा के रखे, क्योंकि अभी तो आपकी अपनी आंखों से अपनी इस प्यारी बेटी की इज्जत कैसे उतरती है ये देखना है, और साथ ही मैं आपके ये प्यारे प्यारे लाडले बच्चों को कैसे मैं मौत के घाट उतारती हूँ, ये देखना है। ये सुन सभी लोग रोने लगे और मोहिनी से राशि को छुड़ाने की भिख मांगने लगे, लेकिन मोहिनी का उन पे कोई असर नहीं हुआ। मोहिनी ने अपने एक गार्ड से कहा, जाओ उन लोगों को बुला के लाओ। इस पे वो गार्ड अंदर चला गया। वही राशि अब भी निडरता से मोहिनी की आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। तभी वहां 6 से 7 लड़के आए, जिसे देख साफ साफ पता लग रहा था कि उन लोगों ने अभी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई है। ये सब मोहिनी के फ्रेंड्स थे जो अभी आहूजा मैंशन में फ्री का ड्रिंक करने और मज़े करने आए थे। मोहिनी ने कहा, फ्रेंड्स वैसे तुम लोग बोल रहे थे ना कि आपको राशि आहूजा बहुत पसंद है। फिर मोहिनी ने राशि की ज़मीन में धक्का दे दिया, जिससे राशि उन 7 लड़कों के पैरों में जा गिरी। मोहिनी ने कहा, अब ये तुम्हारी है, तुम लोग इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन हाँ जो भी करना है आपकी यही सबके सामने करना होगा। इस पे एक लड़का आगे आया और कहा, अरे जब ऐसा माल सामने हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो बस ये चाहिए। राशि ने जब अपनी आंख उठा के उन लड़कों को देखा तो उनके आंखों में हवस साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देख राशि के चेहरे पे डर साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में अब आंसू बहने लगे थे। ये देख मोहिनी ने कहा, हम यही डर यही आंसू मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहती हूँ। आज मेरी माँ ने इस आहूजा खानदान की नींव को हिला के रख दिया, और आज मैं आहूजा खानदान की इज्जत की सरेआम उछाल दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं। वही रागिनी, रोहिणी, कैलाश जी, कृष और बाकी सबका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मोहिनी से राशि को छोड़ने की भिख मांग रहे थे, लेकिन मोहिनी का उनपे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो लड़के अब तक राशि को घेर के खड़े हो चुके थे। राशि अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी, उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। रागिनी, रोहिणी, कैलाश और बाकी सब अपने घुटनों पे बैठ के मोहिनी से राशि को छोड़ने की भिख मांग रहे थे। ये देख के भी मोहिनी को कोई फर्क नहीं, उसे तो सबको ऐसे देख के काफी मजा आ रहा था। वही राशि को उन सब लोगों ने घेर लिया था। उनमें से एक लड़के ने बाकी के 2 लड़कों को इशारा किया तो उन 2 लड़कों ने पीछे से राशि का जैकेट एक झटके से निकाल के फेंक दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि राशि को खुद को बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला, और जब उसे रियलाइज हुआ कि उसका जैकेट निकाल दिया गया है तो उसने खुद को दोनों हाथों से कवर कर दिया और रोते हुए उन सब से कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो मुझे। ये बोल वो बुरी तरह से रोने लगी। राशि को इसे देख के सभी लोग बुरी तरह से रो रहे थे। कृष्ण ने कहा, मोहिनी एक बार मुझे छोड़ दे, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की है। देख मोहिनी कृष के पास गई और बिना समय गवाए कृष को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और उसका चेहरा कस के पकड़ते हुए कहा, अपना ये मुंह ना बंद रखो और जबान को लगाम दो, क्योंकि यदि मेरा दिमाग ठनका ना तो अभी सिर्फ तुम्हारी एक बहन का ये हाल है, कहीं ऐसा ना हो इस राशि के साथ साथ तुम्हारी बाकी बहनों का भी यही हाल हो, इसलिए चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दो, समझे। वही राशि के सामने एक लड़का झुका और राशि का चेहरा पकड़ते हुए कहा, आहा, आज से पहले तेरे जैसा माल कभी हाथ नहीं लगा, आज तो मजा ही आ जाएगा, आज तो तुझे मैं नोच नोच के खाऊंगा। ये बोल वो राशि को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। राशि अपने हाथ पैर मार के उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही में उसकी रोने ही आवाज पूरे आहूजा मैंशन में गूंज रही थी। आज जिस बेटी को इस परिवार ने किसी राजकुमारी की तरह पाला था, आज उसी बेटी के साथ उसी के घर में उसकी इज्जत लूटी जा रही थी, वो भी उसी के माँ पापा भाई बहनों के सामने। राशि जब बहुत ज्यादा हाथ पे चलाने लगी तो उस लड़के ने एक जोरदार थप्पड़ राशि को मारा, जिससे राशि के होठों से खून बहने लगा। उस लड़के का नाम रोकी था। रोकी ने राशि के मुंह को कस के पकड़ के कहा, ज्यादा ना छटपटा मत, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। राशि की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। तभी रोकी की नज़र राशि की चेस्ट की ओर गई। रोकी ने उस और अपना हाथ आगे बढ़ाया। राशि ने अब सारी उम्मीदें और अपनी पूरी हिम्मत खो चुकी थी। जैसे ही रोकी राशि के चेस्ट को छूने वाला था कि तभी बेंग बेंग एक साथ 2 गोलियां चलने की आवाज आई। उनमें से एक गोली सीधा रॉकी के उस हाथ में लगी जिस हाथ से वो राशि की चेस्ट को छूने वाला था।
ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। तभी सबको एक साथ कई सारी बाइक के आने की आवाज़ आई। मोहिनी के साथ साथ बाकी सबका ध्यान भी उस ओर गया। राशि, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसने जब गोली की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली तो रॉकी के हाथ में गोली लगी हुई थी और वो बुरी तरह से चीख रहा था। राशि ने हैरानी से अपना चेहरा घुमाया तो उसके सामने विला के एंट्रेंस से एक साथ कई सारी बाइक आ रही थी। उनमें से एक बाइक सबसे आगे थी। उनमें जो शख्स बैठा था उसके हाथ में अभी गन थी और उसका निशाना अभी भी रॉकी के ऊपर था। ये देख मोहिनी ने चिल्लाते हुए अपने गाज से कहा, ऐसे गधे की तरह खड़े रहोगे कि इन लोगों को खत्म करोगे? मोहिनी अभी खुद बहुत हैरान थी कि अब ये कौन आ गया है जो आहूजा खानदान को बचाने आया है। रोहिणी, राहिनी, कैलाश जी, कृष और बाकी सब भी सामने देख रहे थे। उन सब की आंखों में एक उम्मीद की किरण आ गई कि अब कोई शायद उन लोगों को बचा लेगा। मोहिनी का ऑर्डर पाते ही उन लोगों ने उन सभी बाइक पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस पे उन सभी बाइक पे बैठे लोगों ने भी मोहिनी के गाज पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उनमें से जो बाइक सबसे आगे थी वो अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ रही थी और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसे गोलियों से मारे जा रहा था। वो बाइक राशि की ओर ही आ रही थी। उस बाइक पे जो बैठा था उसने राशि के पास जीतने भी लदले खड़े थे। उन सब के पैरों में गोली चला दी जिससे वो सभी लोग अगले ही पल जमीन पे पड़े दर्द से चिल्ला रहे थे। वो बाइक ठीक राशि के पास में जाके रुकी। ये देख मोहिनी ने उस बाइक सवार पे गन पॉइंट करते हुए कहा, कौन हो तुम और मेरे रास्ते में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? वही राशि, रागिनी, रोहिणी, कैलाश जी, कृष, कशिश, आरव, अनाजिया, अंश सभी क्यूरियोसिटी के साथ उस बाइक सवार को देख रहे थे जो एंड समय में उन सब के लिए सेवियर की तरह आया था। राशि एकटक उस बाइक सवार को देख रही थी, तभी उनके पीछे बाकी की सभी बाइक भी आ गई। उनके साथ 4 कार भी अंदर आई और उसने मोहिनी और बाकी सबको घेर लिया। अब तक मोहिनी के लगभग सारे गाज मारे जा चुके थे। तभी उस बाइक सवार ने घिरे से अपना हेलमेट उतारा और जैसे ही सभी में उस बाइक सवार का चेहरा देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। मोहिनी ने जी अब तक उस बाइक सवार पे गन पॉइंट की हुई थी, लेकिन अब उसका चेहरा देख के उसने जिस हाथ से गन पॉइंट की थी वो बुरी तरह से कांपने लगा और गन उसके हाथ से छूट गई। वही राशि, रोहिणी, रागिनी, कैलाश जी और बाकी सब ने जब उस शख्स का चेहरा देखा तो सबकी आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं सिया ही थी। सिया बाइक से उतरी और राशि को जमीन से उठाया और उसे अपनी जैकेट पहना दी और उसके बालों को अपने हाथों से ठीक किया। सिया को अपने सामने जिंदा देख के राशि की आंखों में आंसू आ गए। सिया ने राशि के आंसुओं को पोंछा और कहा, अब मेरा परिवार नहीं रोएगा क्योंकि अब रोने की बारी किसी और की है। सिया ने राशि का हाथ पकड़ा और उसे वहां ले गई जहां बाकी के लोग खड़े थे। सबको अभी भी मोहिनी के गाज ने पकड़ के रखा था। ये देख सिया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी जलती हुई आंखों से उन गाज की देखा तो उन सभी के पसीने छूटने लगे। उन लोगों ने उसी पल सबको छोड़ दिया। वही मोहिनी तो अभी भी सदमे से बाहर ही नहीं आ पाई थी। सिया राशि को सबके पास ले गई। राशि और बाकी सभी घर वाले अभी भी सिया को ही देख रहे थे। सिया आगे आई, उसकी नज़र कशिश, आना और जिया के हाथ पे गई। सिया तिनी के पास गई और एक एक करके तीनों का हाथ देखा। जैसे जैसे सिया उन लोगों की चोटों को देख रही थी वैसे वैसे उसके आसपास का ऑरा खतरनाक होता जा रहा था। सिया कृष के पास गई। सिया की नज़र कृष के गाल पे गई जो अभी पूरा लाल हो चुका था और उस पे किसी के उंगलियों के निशान थे। सिया ने कृष के उस गाल को छूते हुए गुस्से से कहा, किसने किया ही ये? उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। कृष ने आंखों में आंसू लिए मोहिनी की ओर इशारा किया। सिया रोहिणी, रागिनी, सौम्या और कैलाश जी के पास गई। उन चारों की हालत भी ठीक नहीं थी। सिया गुस्से में अब मोहिनी की ओर बढ़ी। ये देख मोहिनी बुरी तरह से कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अपने पास में पड़ी गन को उठाया और सिया के ऊपर गन पॉइंट कर दिया। टू बी कंटिन्यू। 16 सिया का मोहिनी के लिए सरप्राइज। जब सिया ने देखा कि मोहिनी ने उस पे गन पॉइंट की है तो सिया ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे मारेगी? कितनी बार मारेगी? हम सिया की बातें सुन सभी लोग हैरानी से सिया को देखने लगे। सिया अपने धीमे कदमों से मोहिनी की ओर बढ़ी और कहा, तू मुझे कभी नहीं मार पाओगी मोहिनी, क्योंकि मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी होती तो मैं कल ही मर चुकी होती जब तूने मुझ पे गोली चलाई थी। लेकिन कहते हैं ना होता वही है जो शिव चाहे। मेरे शिव ने मुझे वापस भेजा है तुझसे और तेरी माँ से बदला लेने। अब मैं तुझे और तेरी माँ को हर उस गुनाह की सजा दूंगी जो आज तक तुम लोगों ने किए हैं।
बहुत खेल खेल लिया आज तक तुम माँ बेटी ने, अब खेल खेलने की बारी मेरी है। ये बोल वो मोहिनी के बहुत पास आ गई और एक ही झटके में उनसे उनकी गल छीन ली। और अगले ही पल मोहिनी के चेहरे पे एक चमचमाता थप्पड़ जड़ दिया। ये देख सबके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। तुम्हारी वजह से मैंने इतने साथ अपने ही परिवार के साथ गलत किया, तुम्हारी वजह से मैंने कभी एक बहू का फर्ज नहीं निभाया, यहाँ तक कि मैं नहीं एक बहू बन पाई, नहीं एक भाभी, नहीं एक अच्छी पत्नी। फिर रुधे गले के साथ कहा, और ना ही एक अच्छी माँ। सिया की आखिरी बात सुन सभी हैरान हो गए, लेकिन अभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सिया ने आगे रोते हुए कहा, तुम्हारी माँ और तुम्हारी वजह से मैं इतना ज्यादा बहक गई कि अपने ही कोख में पल रहे बच्चे को मारने जा रही थी। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे इतने बड़े गुनाह को करने से रोक दिया। उस एक इंसान ने मुझे इतने बड़े गुनाह करने से रोक दिया, वरना आज मैं खुद की कभी माफ़ नहीं कर पाती। फिर आंखों में एक गुस्से की आग लिए मोहिनी के चेहरे को कस के पकड़ते हुए कहा, आज तूने उसी इंसान की इज्जत को लूटने की कोशिश की है, और वो भी उसी के धर्म में, उसी के माँ पापा भाई बहन के सामने। उसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। आज मैं तुझे बताऊंगी कि जब कोई आहूजा खानदान की इज्जत पे हाथ डालता है तो उसके साथ क्या होता है। तेरी माँ ने इस खानदान की नींव को हिलाने की कोशिश की है ना, अब तुम दोनों बस देखते जाओ ये सिया राम आहूजा तेरे और तेरी माँ का क्या हाल करती है। हर एक पल तुम दोनों मुझसे मौत की भिख मांगोगे, लेकिन फिर भी तुम दोनों को मौत नसीब नहीं होगी। तभी उन सब के पीछे से घर के अंदर से एक 65 साल की महिला बाहर निकली। उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि उसे ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ एक 37 साल की महिला थी जो उन्हें संभाले हुए ला रही थी। ये कोई और नहीं नमिता आहूजा थी, राम की दादी। दरअसल मोहिनी ने दादी को एक कमरे में बंद कर दिया था और उसे ठीक से खाना नहीं दे रही थी, इसीलिए दादी इतनी कमज़ोर हो गई थी। लेकिन जब उसे खिड़की से कुछ शोर सुनाई दिया तो उसने बाहर देखा कि मोहिनी उसकी बड़ी पोती के साथ क्या कर रही है। ये देख वो खुद को बहुत मजबूर समझ रही थी। जब मोहिनी सबको लेके बाहर गई तब घर की एक मैन ने चुपके से दादी के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और दादी को यहाँ से चलने को कहा, लेकिन दादी में इस घर को छोड़ के जाने से मना कर दिया और उस मैन के साथ बाहर आ गई जहाँ उसका परिवार था। दरअसल दादी जब कमरे से जा ही थी तब जब उसके कानों में बहुत सारे बाइक की आवाज़ आई तो उसने फिर से बाहर देखा तो बहुत सारी बाइक आ रही थी। फिर दादी ने सब देखा कि कैसे सिया ने राशि की जान बचाई। सिया को अपने सामने जिंदा देख के दादी के चेहरे पे खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए वो अब बिना देर किए नीचे आ गई थी। वही सिया की बात सुन के मोहिनी ने हंसते हुए कहा, तू तो बच गई, लेकिन मैंने तेरे पति और तेरे बेटे को मार दिया है और वो कभी भी अब लौट के नहीं आने वाले। ये सुन घर के सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि किसी की नहीं पता था कि सिया और राम का कोई बेटा है। राशि रोते हुए मोहिनी के पास आई और उसे एक थप्पड़ मारते हुए रोते हुए कहा, तुमने मेरे ऋषु को मार दिया, क्यों किया ऐसा तुमने? वो अभी सिर्फ 3 साल का है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या बिगाड़ा था उस छोटे से बच्चे ने? आज मैं तुझे मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। ये बोल राशि ने जल्दी से सिया के हाथ से गन ली और मोहिनी पे पॉइंट कर दी। इस पे सिया ने राशि को रोकते हुए कहा, नहीं राशि, तुम इसे मार के अपने हाथ गंदे मत करो, और इसकी मौत तुम्हारे हाथों नहीं मेरे हाथों लिखी है। और वैसे भी मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती, इसी की वजह से मेरा 3 साल का बच्चा बिना माँ पापा के प्यार और बिना अपने परिवार के अकेले रहा है। मैं अपने बच्चे के हर एक आंसू का बदला लूंगी। ये सुन राशि ने गन नीचे कर दी और रोते हुए सिया से कहा, लेकिन भाभी इसने हमारे ऋषु को मार दिया, भाई को मार दिया। ये बोल वो बुरी तरह से रोने लगी। इस पे सिया ने राशि के आंसू साफ करते हुए कहा, अब ये आंसू नहीं बहेंगे, अब आहूजा खानदान में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। इस पे मोहिनी ने हंसते हुए कहा, सपने देखना बंद करो सिया, क्योंकि आहूजा खानदान में अब खुशियां नहीं बल्कि मौत का मातम होगा, सिर्फ मौत का मातम। तू जिंदा बची है क्योंकि तुझे तेरी आंखों से तेरे इस आहूजा खानदान की बर्बादी देखनी है, और तू अपनी आंखों से देखेगी जैसे हमने राम और तुम्हारे बेटे को मारा है, वैसे ही हम तेरे इस पूरे परिवार को मारेंगे। बहुत जल्द मेरी माँ यहाँ आती होगी। और वैसे तुझे क्या लगता है तुझे आहूजा खानदान माफ कर देगा, ये जानने के बाद भी कि तूने उसके आने वाले वंश को मारने की कोशिश की है? इस पे पीछे से एक रौबदार आवाज आई, तुम भूल रही हो तुम किससे बात कर रही हो? इस पे सबने उस और देखा तो वहां दादी खड़ी थी। वो कमजोर जरूर थी, लेकिन अब भी उसकी आवाज में एक अलग ही रौब था। दादी आगे आई और मोहिनी के सामने खड़े होते हुए कहा,
तुम भूल रही हो मोहिनी, सिया आज भी इस खानदान की बड़ी बहू और आहूजा खानदान की यंग मैडम है। और अब जब राम हमारे बीच नहीं है तो राम के बाद सिया ही उसकी पोजीशन को संभलेगी। इस पे मोहिनी ने कहा, भूलो मत नानी, यही वो लड़की है जिसने आपके पोते के वंश की मारने की कोशिश की है। इसने आज तक आप सबकी आंख उठा के भी नहीं देखा और फिर भी आप इसे माफ कर रही है। इस पे दादी ने रोब से कहा, और तुम ये मत भूलो कि इसी ने आज इस खानदान की इज्जत बचाई है और आज यही लड़की हम सब के आगे ठाक बन के खड़ी है। और अब ये साबित हो चुका है कि सिया सही मायने में आहूजा खानदान की यंग मैडम है और अब आहूजा खानदान की अगली हेड। इस पे मोहिनी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए कहा, ओह नानी माँ, आप किस खानदान की बात कर रही हो? उस खानदान की जिसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे शेयर्स अब मेरी माँ और मेरे नाम है। ये सुन दादी को एक झटका लग गया। दादी ने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? इस पे मोहिनी ने हंसते हुए कहा, सही कहा, अब तक तो ये बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी होगी। सिया ने जब देखा कि मोहिनी की बात से दादी की तबीयत खराब हो रही है तो उसने दादी का हाथ पकड़ा और मोहिनी से हंसते हुए कहा, मोहिनी तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी बिना किसी तैयारी के? आहूजा खानदान की अमानत अभी भी आहूजा खानदान के पास ही है और ये कब कैसे हुआ वो भी बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। सिया की बात सुन दादी और सब ने एक राहत की सांस ली। फिर सिया ने दादी की ओर देखा और कहा, दादी रही बात मेरे आहूजा खानदान के हेड बनने की तो वो पोजीशन मैं नहीं संभाल सकती। ये सुन सभी हैरानी से सिया को देखने लगे। सिया ने आगे कहा, क्योंकि इस पोजीशन के असली दो हकदार कुछ ही देर में हम सब के बीच हो गए। ये सुन सभी हैरान हो गए। फिर सिया ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मोहिनी बेबी, मैंने ना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रेडी किया है, बस वो अभी कुछ ही देर में आता ही होगा। टू बी कंटिन्यू। Chapter 17 राम आहूजा विला में। जब मोहिनी ने सिया की बात सुनी तो उसने गुस्से में बौखलाते हुए कहा, झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। आहूजा खानदान की प्रॉपर्टी अभी भी मेरे और मेरी माँ के नाम है। इस पे सिया ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मुझ पे यकीन नहीं है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इस पे मोहिनी ने कहा, तुम जिंदा हो के भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आहूजा और कपूर दोनों खानदान की सिक्योरिटी पावर मेरी माँ के हाथ में है। तुम ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो और ना ही मेरी माँ का। इस पे सिया ने कहा, कौन किसका क्या बिगाड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा। तभी अचानक से बहुत सारी कार अंदर आने लगी। ये देख सिया के गाज अलर्ट हो गए। मोहिनी का ध्यान पीछे की ओर था। इस बात का फायदा उठाते हुए सिया ने जल्दी से सभी गाज की कुछ इशारा किया। सिया का इशारा समझते ही उनके गाज ने जल्दी से सिया की सभी फैमिली मेंबर्स की कवर कर दिया। सिया ने दादी और राशि का हाथ पकड़ा और दोनों को सभी के साथ छोड़ दिया। सिया ने गाज को कुछ इशारा किया तो सभी गाज ने क्रिस, अंश, आरव, जिया, अनाया, कशिश, राशि को गन थमा दी। सिया ने उन सभी से कहा, यदि जरूरत पड़े तो बिना डरे इसका इस्तेमाल कर लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इस पे रागिनी ने रोते हुए कहा, सिया अपना ध्यान रखना, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। इस पे सिया ने रागिनी की हक करते हुए कहा, माँ अब सब सही होने का समय आ गया है, आप फिक्र ना करें। ये बोल सिया बिना किसी के ऊपर ध्यान दिए पीछे मुड़ी। सिया के सभी गाज ने आहूजा फैमिली को घेर लिया था। कुछ ने मोहिनी और उनके गाज को पकड़ के रखा हुआ था और बाकी के सभी सिया के आसपास खड़े थे। सिया अपनी फैमिली के आगे थाल बन के खड़ी थी, उसके दोनों हाथों में गन थी। दरअसल जब वो कार अंदर आ रही थी तभी सिया पहचान गई थी कि ये कोई और नहीं कामिनी ही है, इसलिए वो अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वही मोहिनी ने जब देखा कि उसकी माँ आ गई है तो उसने शैतानी मुस्कान के साथ पीछे देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि सिया अपने परिवार के आगे गन लिए खड़ी थी। लेकिन मोहिनी को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगी। वही मोहिनी अभी अपने साथ आहूजा खानदान की सारी सिक्योरिटी के साथ आ चुकी थी। आहूजा खानदान की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। कामिनी के साथ लगभग वहाँ 20 से 25 कार आ रही थी। आहूजा विला काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसलिए ये सभी कारें आसानी से अंदर आ गई। वो सभी कार एक साथ रुकी। सबसे आगे की कार में से एक गार्ड बाहर आया और पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। उनमें से कामिनी अपने हाथों में गन लिए नीचे उतरी। आहूजा विला शहर से बाहर एक शांत जगह पे था, इसलिए किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आहूजा विला में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी सभी का ध्यान आहूजा कॉरपोरेशन की ओर था। कामिनी के सभी गाज ने उस पूरी जगह को घेर लिया।
इतने सारे लोगों को देख के घर के लोग अब परेशान होने लगे, लेकिन सिया अभी भी शांत खड़ी थी। इसलिए सभी ने अभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। सिया ने कामिनी को ध्यान से देखा, फिर अपनी एक गन को अपनी जीन्स में फंसा दिया। कामिनी सीधा सिया के पास आई और यूज जोर से थप्पड़ मारने के हाथ उठाया तो सिया ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़ लिया। सिया कामिनी को देखते ही भाप गई थी कि वो आगे क्या करने वाली है। सिया ने इतनी जोर से कामिनी का हाथ पकड़ा था कि कामिनी की अपने हाथों में दर्द होने लगा। सिया अपनी गुस्से से लाल आंखों से कामिनी को देख रही थी। कामिनी अपना हाथ छुड़ाने के लिए कसमसा रही थी। कुछ देर के बाद सिया ने कामिनी का हाथ छोड़ दिया। कामिनी ने अपने हाथ की पकड़ते हुए गुस्से से सिया की देखा और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? इस पे सिया ने कहा, जैसे तेरी हिम्मत हुई थी मेरे बेटे को मारने की। इस पे कामिनी ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, ओह तेरा बेटा तो अब मर चुका है। चलो खुशी है, मैं कम से कम तेरे बेटे को तो मार पाए। अब मैंने डे से तेरे बेटे को मारा है, वैसे ही तुम और तेरा ये सो कोल्ड परिवार भी मरेगा। इस पे सिया ने कहा, मैं भी देखती हूँ कैसे तू मेरे परिवार को हाथ लगाती है। इस पे मोहिनी ने हंसते हुए कहा, क्या कर लेगी तू इन कुछ लोगों के साथ? मेरे पीछे देख, तेरे से 10 गुना गाज मेरे पास है, बस मेरे एक इशारे की देर है। अगले ही पल तेरा ये पूरा परिवार तेरे बेटे के पास पहुंच चुका होगा। सिया ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू मेरे परिवार को हाथ भी नहीं लगा सकती, और मैं इतना तो अच्छे से जानती हूँ कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों तो नहीं लिखी है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और ना ही मैं तुम्हें मेरे परिवार का कुछ बिगाड़ने दूंगी। अब तक तुझे जीतने खेल खेलने थे, वो खेल लिए, अब खेलने की बारी मेरी है। मौत भी मुझे नहीं हरा पाई तो तू क्या हराएगी मुझे? इस पे कामिनी ने हंसते हुए कहा, बहुत अकड़ है तुझमें, लेकिन तू एक बात भूल रही है। आहूजा और कपूर खानदान की सिक्योरिटी पावर मेरे अंडर है, और जिससे लेने के लिए तेरे पास लोग नहीं है। तो अब बता तू कैसे मुझसे लड़ेगी? तभी वहां अचानक तेज हवाएं चलने लगी। सब ने अपनी आंखें बंद कर ली, सब ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी सब ने देखा कि आसमान में एक साथ बहुत सारे चोपर उड़ रहे थे, और सभी चोपर ने पूरे आहूजा विला की घेर लिया था। चोपर में से सभी गाज ने कामिनी के सभी गाज पे गन पॉइंट की रखी थी। तभी वहां पे बहुत सारी और भी कार आ गई। मोहिनी, कामिनी और बाकी सब ने उस और देखा तो सबसे आगे वाली कार में से राघव निकला और पीछे का दरवाजा खोल दिया। सबकी नज़र उस और ही जमी हुई थी। तभी कार में से एक शख्स किसी राजा की तरह उतरा। उस शख्स को सामने देख के सिया और कामिनी के अलावा सभी के मुंह खुले रह गए, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं, राम ही था। 18 आहूजा विला में राम और कामिनी आमने सामने। जो शख्स कार से उतरा वो और कोई नहीं, राम ही था, जिसे देख सिया और कामिनी के अलावा सभी हैरान थे। राम किसी राजा की तरह चल के कामिनी के सामने खड़ा हो गया। उसके पीछे राघव और कई सारे गाज खड़े थे। राम जाके कामिनी के सामने खड़ा हो गया और एक एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बुआ आपको क्या लगा कि मैं और सिया ऐसे ही आपके सामने आ जाएंगे, जबकि हमें ये अच्छे से पता है कि आप कितनी गिरी हुई है। वैसे मुझे नहीं लगा था कि आप अब भी यहाँ आने की हिम्मत करेगी। फिर थोड़ा रुक के कहा, आपको क्या लगा कि आप ऐसे ही मेरे परिवार को मार देगी और मैं और सिया ऐसे ही चुपचाप तमाशा देखेंगे? जब हम तुम्हारे सामने आए तभी तुम्हें ये समझ जाना चाहिए था कि हम ऐसे ही तुम्हारे सामने नहीं आए होंगे। कामिनी ने गुस्से में राम को ढूंढते हुए कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भले ही सारी प्रॉपर्टी अब भी तुम्हारे नाम है, लेकिन ये मत भूलो कि आहूजा और कपूर दोनों खानदान की सिक्योरिटी पावर मेरे पास है, जिससे मैं तुम दोनों को आसानी से हरा सकती हूँ। कामिनी की बात सुन सिया और राम जोर जोर से हंसने लगे। सिया राम के पास आई और कहा, राम ये कितनी बेवकूफ़ है। सिया की बात सुन कामिनी ने गुस्से में कहा, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बोलने की? इस पे सिया ने अपने एक भौएं उचकाते हुए कहा, बेवकूफ़ को बेवकूफ़ नहीं कहूगी तो क्या कहूगी? इस पे राम ने कामिनी की देख के कहा, तुम्हें क्या लगता है आहूजा और कपूर खानदान के पास उसकी सिक्योरिटी पावर नहीं होगी तो तू उसे आसानी से हरा देगी? कभी नहीं। आहूजा और कपूर खानदान के पास उसकी सिक्योरिटी पावर ना भी रहे फिर भी ये दोनों खानदान देश के सबसे अमीर खानदान और पावरफुल लोगों में गिना जाएगा, क्योंकि ये बात कोई नहीं जानता कि कपूर खानदान की हेड सिया राम आहूजा और आहूजा खानदान के हेड राम आहूजा के पास खुद की पर्सनल आर्मी है, जो आहूजा और कपूर खानदान की सिक्योरिटी से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है, जिसका ना ही तुम कुछ बिगाड़ सकती हो और ना ही आहूजा और कपूर खानदान की सिक्योरिटी।
फिर राम ने एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, अब तुम और तुम्हारी बेटी ये सोचो कि मैं और सिया तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तूने मेरी बहन की इज्जत सरेआम उसी के घर में उसी के माँ पापा भाई बहन के सामने लुटनी चाहिए थी ना, तो फिर अब खुद ही अंदाजा लगा सकती हो कि इस गुनाह के बदले ये सियाराम तुम माँ बेटी को क्या सजा देगे। इस पे सिया ने गुस्से से कहा, तूने एक माँ पापा को, उनके बेटे से, एक भाई को, अपनी बहन से, बहुत सारे लोगों को तूने हमसे दूर किया है, और अब तू और तेरी ये बेटी अपने किए उन हर एक गुनाह के लिए खून के आंसू रोगी। सिया और राम की बातें सुन के मोहिनी और कामिनी दोनों के माथे ओए पसीना आने लगा, लेकिन तभी वहां अचानक बहुत सारा धुआं निकलने लगा। ये धुआं इतना ज्यादा था कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि ऊपर चौपर में बैठे गाज भी नीचे का कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। इस बीच राम ने सिया का हाथ पकड़ लिया, सभी बहुत बुरी तरह से खांसने लगे। कुछ देर से बाद जब धुआं कुछ कम हुआ तो राम और सिया ने आसपास देखा तो वहां मोहिनी, कामिनी और उसके सभी गाज गायब थे। दरअसल ये धुआं कामिनी के गाज ने ही मोहिनी के इशारे से किया था, क्योंकि मोहिनी जान चुकी थी कि वो लोग अब पके जाएंगे, इसीलिए इस धुएं के बहाने वे लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हुए और धुएं की वजह से चौपर के गाज को भी कुछ दिखाई नहीं दिया था। वही जैसे ही राम और सिया ने सामने देखा कि मोहिनी और कामिनी वहां नहीं है तो राम गुस्से से चिल्लाया, राघव पीछा करो उसका, मुझे वो दोनों किसी भी हालत में चाहिए। इस पे राघव ने कहा, जी बॉस, दोनों जल्द ही आपके सामने होंगे। ये बोल राघव ने कुछ गाज को उनके पीछे भेजा। वही सिया ने देखा कि राम अभी बहुत गुस्से में है तो उसने जिस हाथ से राम का हाथ पका हुआ था उसके ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, राम संभलो खुद को, दोनों मिल जाएंगे, लेकिन अभी हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हमारी फैमिली को है। सिया की बात सुन राम ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेके खुद को शांत किया, और फिर दोनों ने पीछे मुड़ के देखा जहां उसकी फैमिली थी। दोनों ने देखा कि उसकी फैमिली दोनों को देख के रो रही है। तभी सबसे पहले राशि रोते हुए राम और सिया की ओर भागी और दोनों को कस के हक कर लिया और रोने लगी। राम और सिया ने भी राशि की कस के हक कर लिया। उसे ऐसे रोता देख दोनों की आंखें भी नम हो गई। दोनों की नज़र जब सामने पड़ी तो जिया, अंश, आरव, अनाया, कृष, कशिश किसी छोटे बच्चे के जैसे रो रहे थे। ये देख राम और सिया ने एक साथ उन सभी को भी अपने पास आने का इशारा किया। दोनों का इशारा पाते ही वे सब रोते हुए ही तेजी से भाग के राम और सिया के पास आए और सभी ने एक साथ उन दोनों को हक कर लिया और रोने लगे। उन सबको ऐसे रोता देख राम और सिया की आंखों में भी आंसू आ गए। वही सिया तो खुद तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, वो भी बाकी सबकी तरह रो रही थी। राम और सिया प्यार से सभी का सर सहला रहे थे। राम ने सभी का सर प्यार से सहलाया और कहा, बस बस ऐसे नहीं रोते, अब देखो सब ठीक है, मैं और सिया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। इस पे अंश ने रोते हुए कहा, भाई भाभी अब हम आपकी कभी परेशान नहीं करेंगे, जैसे आप बोलोगे वैसे ही करेंगे, लेकिन प्लीज हमें छोड़ के मत जाना दोबारा। अंश की बात सुन सभी ने हाँ में सर हिलाया। कृष्ण ने भी कहा, हाँ भाई भाभी हम आपकी अब कहीं भी नहीं जाने देंगे। इस पे राम ने सबके आंसू पोंछते हुए कहा, किसने कहा मैं और सिया कहीं जाने वाले हैं, हम अब हमेशा साथ रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब ऐसे मत रो, चलो आप सब ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इस पे जिया ने सुबकते हुए मासूमियत से पूछा, क्या सच्ची में ना अब आप कहीं नहीं जाओगे ना? इस पे सिया और राम ने एक साथ ना में सर हिला दिया और ये देख सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई और बहुत खुश हो गए और फिर से दोनों को हक कर लिया। उन सबको इसे देख रागिनी जी और बाकी सब भी बहुत खुश थे। तभी दादी आगे आई और सबको अपनी छड़ी से मारते हुए कहा, चलो दूर हटो, अब कितनी देर लगाते हो, और हमें भी अपने पोते और बहू से मिलना है, चलो अब दूर हटो, अब मेरी बारी है। ये देख उन सातों का मुंह बन गया। दोस्तों, राम और सिया की शादी कैसे हुई और कैसे दोनों दुश्मन बने और कैसे बच्चा हुआ, ये सब धीरे धीरे कहानी में आपको पता चल जाएगा। 19 ऋषु आहूजा विला में दादी की बात को सुन के सभी का मुंह बन जाता है। दादी आगे आती है और प्यार से राम और सिया के गाल पे हाथ रखती है और नम आंखों से कहती है, आखिर आ ही गए मेरे सिया राम। दादी की बात सुन दोनों दादी को गले लगा लेते हैं। दादी भी प्यार से दोनों के गले लग जाती है। उसके बाद रागिनी, रोहिणी, सौम्या, कैलाश जी सभी दोनों से मिलते हैं। दोनों प्यार से सभी से मिल रहे थे, तभी पीछे से संदीप जी और प्रतीक आ जाते हैं। दोनों के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान होती है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दादी आंखों में आंसू लिए कहती है, काश हमारा पर पोता भी यहाँ होता तो आज हमारा परिवार पूरा हो जाता। दादी की बात सुन अभी उदास हो जाते हैं, सबकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। जिया में रोते हुए मासूमियत से राम और सिया से कहा,
भाई भाभी हम कुछ नहीं जानते, आप दोनों को एक और बेबी हमारे लिए लाना होगा। भाभी आप ना कल ही प्रेग्नेंट हो जाओ ताकि हमें और बेबी का वेट ना करना पड़े। जिया की बात सुन सभी मुंह खोले उसे ही देखने लगे। सिया और राम को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जिया की बात सुन के पास में खड़ी सौम्या जी ने उसके सर पे चपत लगाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, एक दिन में कोई कैसे प्रेग्नेंट हो जाता है, बंद कर अपनी ये बकवास। इस पे जिया ने फिर से मासूमियत से कहा, क्यों, जब भाई और भाभी मर के भी वापस आ सकते हैं तो वो ये काम भी कर सकते हैं, क्यों, सही कहा ना भाई मैंने। जिया की बात सुनने राम ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, जिया बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, कोई इसे एक दिन में प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हम आपकी बेबी लाने वाली विश को अभी पूरा कर सकते हैं। इस पे सभी ने राम को देखा। इस बार अनाया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राम को देखा और कहा, भाई आप अभी बोल रहे थे कि एक दिन में भाभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो आप अभी बच्चा कैसे लाएंगे। फिर उसने चहकते हुए कहा, क्या आपके पास कोई मैजिक पावर है। अनाया की बात सुन राम ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि राम के इन सभी भाई बहन बड़े तो हो गए हैं लेकिन अभी भी सब बच्चे हैं और बहुत मासूम और भोले हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। इस बार सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अनाया, आपके भाई के पास कोई मैजिक पावर नहीं है और हम जिस बेबी की बात कर रहे हैं वो हमारा 3 साल का बेटा रियांश है। इस पे सभी ने अपनी आंखें बड़ी करके सिया को देखा। राशि ने हकलाते हुए कहा, लेकिन वो तो। इस पे सिया ने उसे रोकते हुए कहा, वो अभी भी जिंदा है। तभी एक चोपर वहां नीचे उतरा। सबका ध्यान उस ओर चला गया। सबसे पहले चोपर में से मलिक उतरा, उसके बाद 3 साल का ऋषु ने जब अपने सामने अपने मम्मा पापा को देखा तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसने चोपर में से नीचे जंप लगा दिया और राम और सिया की ओर दौड़ लगा दी। उसके चिल्लाने की आवाज़ चारों सब सुन सकते थे, मम्मा मम्मा, पापा पापा। वही सिया और राम ने ऋषु को यूं चोपर में से जंप करते और भागते हुए देखा तो दोनों परेशान हो गए और ऋषु की ओर जल्दी से जाने लगे। वही बाकी सब ने जब 3 साल के क्यूट से ऋषु को देखा तो उन सब का मुंह खुला का खुला रह गया। वही ऋषु जैसे ही सिया और राम के पास आया तो दोनों अपने घुटनों पे बैठ गए। ये देख ऋषु ने खुशी से दोनों के ऊपर कूद पड़ा और एक्साइटेड होकर अपनी बचकानी आवाज में कहा, मम्मा पापा, ऋषु ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। ऋषु के ऐसे कूदने से राम और सिया में जल्दी से उसे पकड़ लिया और अपने गले से लगा लिया। और जब दोनों ने ऋषु की बात सुनी तो दोनों के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। दोनों ने एक साथ कहा, मम्मा पापा ने भी ऋषु को बहुत बहुत मिस किया। फिर सिया ने ऋषु को अलग करते हुए उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, बेबी ऐसे आप भाग क्यों रहे थे, कहीं चोट लग जाती तो। इस पे राम ने भी ऋषु के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, हाँ, और आपको ऐसे चोपर से जंप भी नहीं करना चाहिए बेबी, आपको चोट लग सकती थी। अपने मम्मा पापा की बात को सुन के ऋषु ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने दोनों कान को पकड़ते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, ऋषु अब आगे से ऐसा नहीं करेगा, प्लीज आप मुझसे नाराज मत होना। इस पे सिया ने उसके हाथों को प्यार से नीचे करते हुए कहा, नहीं बेबी, हम भला अपने इतने क्यूट बेबी से नाराज कैसे हो सकते हैं, हमें तो बस आपकी फिक्र थी इसीलिए। इस पे राम ने भी कहा, हाँ बेबी, आपके मम्मा पापा आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते। इस पे ऋषु ने खुशी से राम और सिया के गाल पे किस कर दिया। ये देख राम और सिया ने भी ऋषु के दोनों गालों पे किस कर दिया। तभी पीछे से आवाज आई, ऋषु। ये आवाज सुन ऋषु ने राम और सिया के बीच में से अपना छोटा सा चेहरा निकाला और जैसे ही ऋषु ने सामने राशि को देखा तो उसकी आंखें चमक गई। ऋषु ने एक्साइटेड होके कहा, राशि बुआ। ऋषु को ऐसे खुश देख सिया ने उसके सर की सहलाते हुए कहा, बेबी आप जानते हो ना सभी को। उद्धरण चिन्ह। इस पे ऋषु ने खुशी से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैं सभी को जानता हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मैं सभी से मिलूंगा। इस पे सिया ने कहा, ठीक है, और आप जानते हो ना आपको सबसे पहले क्या करना है। इस पे ऋषु ने अपना सर जोर से हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मा, मुझे याद है, मैं सबसे पहले सभी का आशीर्वाद लूंगा। ये बोल उसने राशि की ओर दौड़ लगा दी। 20 ऋषु का सबसे मिलना। ऋषु राशि की ओर भाग के गया। राशि ने जब देखा कि ऋषु उसी की ओर भाग के आ रहा है तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में अपने सामने ऋषु को देख रही है। ऋषु भाग के राशि के सामने खड़ा हो गया। सबसे पहले ऋषु झुका और राशि के पैर छू लिया।
ऋषु की इतनी समझदारी देख सभी बहुत ज्यादा खुश हुए। राशि अपने घुटनों पे बैठी और ऋषु का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में लिया और रोते हुए कहा, ऋषु मेरा ऋषु। फिर ऋषु के पूरे चेहरे को चूम लिया और कस के ऋषु को हग कर लिया। तभी दोनों के पास जिया, अनाया, कशिश, कृष, आरव और अंश आ गए। कशिश ने चहकते हुए कहा, ओ देखो तो ये कितना ज्यादा क्यूट और चबी है। जिया ने कहा, हाँ और बहुत ज्यादा प्यारा भी, मुझे तो दिल कर रहा है अभी बेबी के गालों को खा जाओ, देखो तो कितने चबी है। कृष ने कहा, और साथ ही में ये कितना हैंडसम भी है। आरव ने कहा, हाँ बड़ा होके ये जरूर लड़कियों के दिल में राज करेगा। अंश ने कहा, हाँ और साथ ही में बेबी देखना बहुत संस्कारी भी होगा, देखा नहीं कैसे उसने दी के पैर छुए, अभी से ये इतना समझदार है। इस पे कृष ने कहा, हाँ ये तो सही है। तभी कशिश आगे आई और कहा, हे बेबी क्या आप हमें पहचानते हैं। इस पे ऋषु ने अपना छोटा सा सर ऊपर किया। कशिश को देख के उसके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। ऋषु कशिश की ओर बैठा और उसके भी पैर छू लिए और अपना छोटा सा सर ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बचकानी आवाज में कहा, कशिश बुआ आप मेरी कशिश बुआ हो। ये बोल ऋषु ने कशिश का हाथ खींचा। इस पे कशिश झुकी तो ऋषु ने उसके गाल पे किस कर दिया। ये देख कशिश बच्चों की तरह खुश हो गई और खुशी से ऋषु को अपनी गोद में उठा लिया। ये बेबी ने मुझे किस किया, देखो सब। इस पे जिया ने मुंह बनाते हुए कहा, बेबी क्या आप हमें ऐसे किस नहीं करेंगे। इसोए ऋषु कशिश की गोद से नीचे उतरा और जिया के पैर छू के कहा, नहीं जिया बुआ मैं आपको भी किसी करूँगा। ऐसे ही ऋषु एक एक करके सभी से मिला। ऋषु ने सभी के पैर छू के आशीर्वाद लिए। सभी की ऋषु बहुत ज्यादा पसंद आया, खासकर ऋषु की प्यारी प्यारी बातें। उसके बाद सिया ने कहा, माँ पापा दादी जिया आप सभी अब अंदर चले, आप सबको अभी आराम की जरूरत है। सिया की बात सुन के संदीप जी जिसने अभी ऋषु को अपनी गोद में लिया हुआ था, उसने ऋषु की हक करते हुए कहा, नहीं सिया हमें अभी ऋषु के साथ खेलना है। इस पे राम ने कहा, पापा आप ऋषु के साथ जितना चाहे उतना खेल सकते हैं, लेकिन अभी आप सबको आराम की जरूरत है और मैं इसमें आप में से किसी की नहीं सुनने वाला। चलो सब अंदर, अभी डॉक्टर की टीम आती ही होगी आप सबको चेक करने। इस पे जिया, कशिश, अनाया, कृष, कशिश, अंश ने मुंह बना लिया। इस पे सिया ने कहा, आप सब कितना भी मुंह बना लो लेकिन आपको चोट लगी है, इसलिए डॉक्टर तो आएंगे ही, चलो अभी सब। सिया और राम सबको जबरन अंदर ले गए। दोनों ने सभी को अपने अपने कमरे में रेस्ट करने भेज दिया। जिया, कशिश, अनाया एक कमरे में रहते थे, कृष, आरव, अंश एक कमरे में, राशि एक कमरे में। ऐसे सभी की दोनों ने उनके कमरे में जाके फ्रेश होने को कहा। कुछ ही देर में वहां एक डॉक्टर की टीम आ गई। इस समय हॉल में एक सोफे पे राम और सिया बैठे थे, उनके बीच में ऋषु था। सिया ने कहा, कैसे है सब, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। इस पे एक डॉक्टर आगे आया और कहा, नहीं मिसेस आहूजा ऐस बड़ी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सभी ने 2 दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं था और ठीक से ना सो पाने की वजह से कमजोरी आ गई है। हमने अभी सभी को नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि सब कुछ देर तक रेस्ट कर सके, इससे सभी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस पे राम ने कहा, ठीक है आप जा सकते हैं। उसके बाद राघव उन सभी को लेके चला गया। अब हॉल में सिर्फ सिया, राम और ऋषु ही थे। ऋषु ने सिया को हक करते हुए कहा, मम्मा मुझे नींद आ रही है, प्लीज आप मुझे सुला दो ना, मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। इस पे सिया ने प्यार से ऋषु के माथे पे किस करते हुए कहा, चलो आज मम्मा सुलाएगी आपको। ये बोल सिया ने राम को देखा और कहा, राम मैं ऋषु को सुला के आती हूँ। इस पे राम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ऋषु को सुलाओ और हाँ तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो। इस पे सिया ने कहा, आप भी आके रेस्ट कर लीजिए ना। इस पे राम ने कहा, तुम जाओ मैं भी कुछ देर में आ जाऊंगा। इस पे सिया ने हाँ में सर हिलाया और ऋषु को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने और राम के कमरे में ले गई, मतलब जहाँ इस एक्सीडेंट के पहले दोनों रहते थे। सिया ने कमरे में जाके ऋषु को बेड पे सुलाया और खुद उसके पास उसे हग करके सो गई और प्यार से ऋषु का सर थपथपाने लगी ताकि ऋषु को जल्दी से नींद आ जाए। वही राम सिया के जाने के बाद एक गहरी सांस ली और अपना सिर सोफे पे टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की वैसे ही उसे उसकी वेदू का मासूम सा चेहरा नजर आने लगा। वेदू को याद कर राम के दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। एक ही पल में दोनों की दुनिया ही बदल गई थी। राम ने मन ही मन कहा, वेदू आई मिस यू, बच्चा नहीं रहा जा रहा है।
तुम्हारे बिना बच्चा मेरा दिल कह रहा है कि जैसे मैं इस दुनिया में आया हूँ वैसे ही तुम भी सिया के रूप में वापस लौटी हो। बच्चा, जैसे तुम्हारे आसपास होने से मुझे हमेशा पता चल जाता था, वैसे ही आज भी मेरा दिल कह रहा है सिया ही मेरी वेदू है और वेदू ही सिया। लेकिन बच्चा, मुझे डर लग रहा है, कैसे मैं ये बात सिया से कहूँ, कहीं सिया मेरी वेदू नहीं हुई तो। ये सोच के ही राम की आंखें नम हो गई। नहीं बच्चा, मैं तुम्हारे बिना ये जिंदगी नहीं जी सकता। फिर राम ने खुद से ही कहा, नहीं नहीं, मुझे इस बारे में सिया से बात करनी ही होगी, क्योंकि यदि वो मेरी वेदू है तो मैं कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और वैसे भी यदि सच में सिया मेरी वेदू है तो अभी वीआर के ऐसे बहुत से काम है जिसे पूरा करना बेहद जरूरी है। और वैसे भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिससे हमें बदला लेना है और हमारे उन सभी सपनों को पूरा करना है जिसे हमने साथ में देखे थे। और वैसे भी अभी इस शरीर के भी बहुत सारे दुश्मन हैं जिसका हमें मिलके सामना करना होगा और हमें हमारे इस परिवार को भी संभाल के रखना है, क्योंकि उस जिंदगी में तो हमें परिवार का प्यार नहीं मिला, लेकिन इस जिंदगी में भगवान ने हमें हर रिश्ता दिया है। इस शरीर में रहने वाले राम ने भले ही आज तक अपने भाई बहनों, माँ पापा, चाचा चाची, दादी को प्यार ना दिया हो, लेकिन अब उनका ये नया बेटा उनसे बहुत प्यार करेगा और सबको संभाल के रखेगा। फिर उदास होके कहा, बस बच्चा, मुझे ये पता चल जाए कि तुम ही सिया हो। टू बी कंटिन्यू। 21 क्या पुनर्जन्म होता है? मैं आज सिया से बात करूँगा क्योंकि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। बच्चा, जल्दी हम फिर से साथ होंगे। फिर कुछ देर ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा। तभी राम ने खुद से कहा, वैसे क्या ये सिया और राम जब एक दूसरे से इतने अच्छे दुश्मन थे तो दोनों की शादी कैसे हुई? और ऋषु। फिर राम ने अपनी आंखें बंद की और इस शरीर के राम की पिछली जिंदगी को याद करने लगा। कुछ देर बाद राम ने आंखें खोली और मन ही मन कहा, ओह, तो मतलब दोनों की शादी दोनों के दादाजी ने कराई थी, क्योंकि दोनों के दादाजी बहुत अच्छे दोस्त थे। राम और सिया ना तो एक दूसरे के दोस्त थे और ना ही दुश्मन। दोनों ने शादी अपने दादी के कहने पे की थी। शादी के बाद भी दोनों के बीच कुछ बदला नहीं था, क्योंकि दोनों के पास ऐसे रिश्ते संभालने का समय ही नहीं था। क्योंकि राम आहूजा कॉरपोरेशन की संभालता था तो वही सिया कपूर कॉरपोरेशन को। जब तक उनके दादाजी थे तब तक दोनों के बीच सब ठीक था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे, इसलिए दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय था। इसीलिए कभी दोनों में झगड़ा भी नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा तक रहा जब तक दोनों के दादाजी जिंदा थे। दोनों के दादाजी ने एक ही दिन में साथ में अपनी सांसें तोड़ दी थी। उनके कुछ दिनों के बाद ही दोनों के बीच धीरे धीरे लड़ाई शुरू होने लगी थी और ये सब कामिनी और मोहिनी की मेहरबानी से हुआ था। धीरे धीरे दोनों की छोटी छोटी लड़ाइयों ने बड़ा रूप ले लिया था, जिससे कई गलतफहमियों की वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठी थे। और एक रात मोहिनी ने राम को ड्रग्स दे दिया था और साथ में सिया को भी, क्योंकि मोहिनी का एक दोस्त सिया के साथ रात गुजारना चाहता था और मोहिनी राम के चाम से पागल थी, जिससे वो उसके साथ एक रात गुजारना चाहती थी। लेकिन मोहिनी और उसके दोस्त ने ड्रिंक की हुई थी, जिससे दोनों गलत कमरे में चले गए। वही उस रात सिया राम के कमरे में चली गई थी और उसी रात पहली बार दोनों नशे में एक हुए थे। लेकिन दोनों को पता था ये सब नशे में हुआ था, इसलिए दोनों ने इस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया था। जिसके कुछ महीने बाद सिया प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन पहले तो वो अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी, लेकिन मोहिनी और कामिनी ने सिया के मन में राम के खिलाफ इतनी ज़्यादा कड़वाहट पैदा कर दी कि उसने बच्चे को अबॉर्शन कराने का फैसला ले लिया। लेकिन राशि को जब इस बात का पता चला तो उसने डॉक्टर से पैसे देके सिया से ये कहलवा दिया कि सिया यदि अबॉर्शन कराती है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए सिया को ना चाहते हुए भी ऋषु को जन्म देना पड़ा। राम यही सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में राघव की आवाज़ आई, बॉस आप भी जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं यहाँ का सब संभाल लूँगा। इस पे राम ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे की ओर चला गया। राम को अभी सर में दर्द हो रहा था, वो कुछ देर आराम करने की सोचता है। जब राम कमरे में गया तो उसने देखा कि सिया ऋषु का सर सहला रही है और बेड से टेक लगाए ऋषु को ही देख रही है। दरवाजे की आवाज़ सुन सिया ने सामने देखा तो वहाँ राम था। राम सिया के पास आया और ऋषु को देखा जो बड़े आराम से सो रहा था।
सोते हुए वो बहुत ज्यादा क्यूट और प्यार लग रहा था। राम ने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा। वही सिया ने राम को गौर से देखा और कहा, क्या हुआ राम, आप ठीक हैं ना, कुछ परेशान लग रहे हैं। इस पे राम ने कहा, नहीं बस ऐसे ही सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। इस पे सिया ने कहा, आप एक काम करिए, आप यहाँ मेरी गोद में सर रख के लेट जाओ, मैं आपका सर दबा देती हूँ। सिया की बात सुन के राम ने कुछ कहे बिना सिया की गोद में सर रख दिया और लेट गया। सिया ने अपने हल्के हाथों से राम का सर दबाना शुरू किया। सिया के ऐसे करने से राम को उसकी वेदू की याद आ गई, क्योंकि वो भी बिल्कुल ऐसे ही उसका सर दबाया करती। वेदू को याद करके राम की आंखों में आंसू आ गए। वही सिया को अभी राम को देख के रुद्र की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो भी ऐसे ही उसकी गोद में सो जाता था। रुद्र को याद करके सिया की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंसुओं की बूंदें जाके राम के गालों पे पड़ी, जिससे राम ने अपनी आंखें खोली और सिया को देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। राम ने सिया का हाथ पकड़ लिया जिस हाथ से वो उसका सर दबा रही थी। सिया, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू? इस पे सिया ने कहा, आंसू तो आपकी आंखों में भी है, आपको क्या हुआ? इस पे राम ने सिया की आंखों में देखते हुए कहा, बस किसी की याद आ गई थी, इसलिए तुम बताओ तुम्हारे आंसू की वजह। इस पे सिया ने भी राम की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भी बस किसी की याद आ गई थी। तभी राम ने सिया का हाथ कसके पकड़ते हुए कहा, सिया मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस पे सिया ने कहा, हाँ पूछिए ना। इस पे राम ने कहा, वो सिया, क्या तुम मानती हो कि किसी का पुनर्जन्म हो सकता है? 22 हाँ मुझे यकीन है। सिया, वो क्या तुम इस बात पे यकीन करोगी कि किसी का पुनर्जन्म होता है? राम ने सिया का हाथ कस के पकड़ लिया, जैसे बस उसके हाँ बोलने का इंतजार कर रहा हो। वही सिया राम का सवाल सुन हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि राम ऐसा कुछ पूछेगा। सिया ने मन में ही कहा, कहीं जो मेरा दिल कह रहा है वो सही तो नहीं। ये सोच ही सिया की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। ये देख राम जल्दी से सिया की गोद से उठा गया और सिया के पास बैठ गया। सिया राम को ही एकटक देखे जा रही थी, अभी भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। ये देख राम परेशान हो गया। उसने पास में देखा तो ऋषु आराम से सो रहा था, इसलिए राम उठा और सिया को अपनी गोद में उठाया और उसे बालकनी की ओर ले जाने लगा। सिया अभी भी अपना सर झुकाए रो रही थी। राम सिया को बालकनी में ले गया और उसे ऐसे ही गोद में लेके वहां रखे सोफे पे बैठ गया। सिया का चेहरा अभी नीचे झुका हुआ था। राम ने सिया को देखा जिसका चेहरा अभी भी नीचे झुका हुआ था। ये देख राम ने सिया का चेहरा अपने हाथों से ऊपर किया। राम ने देखा कि सिया का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, उसकी आंखें और नाक लाल हो चुकी थी, जिससे वो और भी प्यारी लग रही थी। राम ने अपने एक हाथ से सिया के आंसू पोंछे और कहा, सिया क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? इस पे सिया ने बस हाँ में सर हिला दिया। इस पे राम ने उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, सिया मैंने तुम्हें कुछ पूछा है, प्लीज उसका जवाब दो, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इस पे सिया ने राम को देखा और कहा, हाँ मैं मानती हूँ पुनर्जन्म होता है। फिर सिया ने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा, हाँ हम लोगों के लिए इन सब पे यकीन करना नामुमकिन है, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन है कि किसी का पुनर्जन्म होता है। सिया का जवाब सुन के राम की आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। राम ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, ओ और तुम क्यों यकीन करती हो? इस पे सिया ने राम की आंखों में देखा और कहा, क्या आप इस बात पे यकीन करते हो? इस पे राम ने आंखों में आंसू लिए हाँ में सर हिला दिया और कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि किसी का पुनर्जन्म हो सकता है। तुम बताओ तुम इस पे क्यों यकीन करती हो? इस पे सिया ने रोते हुए राम को देखा और कहा, क्योंकि मेरा खुद पुनर्जन्म हुआ है। ये बोल वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा के रोने लगी। सिया की बात सुन राम की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे, अपनी वेदू के दोबारा मिलने की खुशी में। राम ने कहा, सिया यदि मैं कहूँ कि मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है तो? राम की बात सुन सिया ने ऐसे ही रोते हुए राम को देखा और सूबकते हुए कहा, आप सच बोल रहे हो? इस पे राम ने हाँ में सर हिला दिया। इस पे सिया ने ऐसे ही रोते हुए कहा, आप मेरे रुद्र हो ना? इस पे राम ने भी रोते हुए कहा, और तुम मेरी वेदू। राम की बात सुन के सिया ने जोर से राम को हक कर लिया और रोने लगी। वो बहुत मुश्किल से बोल पाई, रुद्र।
मेरे रुद्र, ये बोल वो फिर से रोने लगी। राम ने भी कस के सिया को हग कर लिया और उसने भी रोते हुए कहा, मैंने कहा था ना वेदु हम फिर से मिलेंगे, देखो बच्चा आज हम फिर से मिल गए। जब से मेरी पहली बार आँख खुली है, ना तब जब पहली बार तुम्हें देखा था, ना तभी मेरे दिल ने तुम्हें पहचान लिया था कि तुम ही मेरी वेदु हो मेरा बच्चा। ये बोल राम ने सिया के बालों में किस कर दिया। सिया राम से थोड़ी अलग हुई और उसने सुबकते हुए कहा, मैंने भी जब आपको पहली बार देखा था ना तभी आपको पहचान लिया था, इसीलिए तो खुद को संभाल पाई थी, वरना आपके बिना मैं इस दुनिया में अकेले कभी नहीं रहना चाहती थी। मेरा आपके सिवा है ही कौन। ये बोल उसने फिर से राम को हग कर लिया और रोते हुए कहा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। इस पे राम ने सिया का सर प्यार से सहलाते हुए कहा, हाँ बच्चा हम हमेशा साथ रहेंगे। और बच्चा आप भूल रही है इस जिंदगी में हम अकेले नहीं है, हमारे पास हमारा परिवार है और खासकर हमारा बेबी है ऋषु है हमारे लिए। इस पे सिया ने राम को देखा और हाँ में सर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रुद्र आप सही बोल रहे हैं, उस जिंदगी में हम जिस परिवार के लिए तरसे थे वो परिवार वो प्यार आज इस जिंदगी में हमें दिया है। फिर आंखों में आंसू लिए कहा, और उस जिंदगी में हमने हमारा बेबी खोया था, और देखो इस जिंदगी में हमें भगवान जी ने हमें एक बेबी भी दे दिया है, और खासकर हमें एक इस जिंदगी में एक दूसरे से मिलवाया है, और अब हम हमेशा साथ रह सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ रुद्र, बहुत ज़्यादा खुश हूँ रुद्र, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपनी खुशी जताऊँ। ये बोल उसने राम के सीने में अपना सर छुआ लिया, रोने लगी। राम ने भी कस के सिया को हग कर लिया, उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे, दोनों के फिर एक बार मिलने की खुशी में, क्योंकि दोनों ने ही ये कभी नहीं सोचा था कि भगवान दोनों के मरने के बाद भी एक मौका देंगे, अपने प्यार को पूरा करने का मौका देंगे, अपने प्यार के साथ एक बार फिर जीने का मौका देंगे। दोनों के लिए ये पल बहुत ज़्यादा खास था, क्योंकि आज वो हुआ था जिस पे शायद ही किसी को यकीन हो, जब प्यार सच्चा हो और दिल साफ हो तो उसके आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। आज भगवान ने दोनों को एक दूसरा मौका दिया था, अपने प्यार को पूरा करने, अपने सपनों को पूरा करने, अपने सभी दुश्मनों को उसके किए की सजा देने। जैसे राधा कृष्ण राम सीता को कोई अलग नहीं कर पाया था, वैसे ही इस राम सिया को आज मौत भी अलग नहीं कर पाई। मौत से भी लड़के आज दोनों ने दोबारा जन्म लिया था, और वो भी एक दूसरे के पति पत्नी बन के। लेकिन देखते हैं दोनों की किस्मत कब तक यूं ही साथ रखती है, क्योंकि जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ मुश्किलें भी उतनी ही होती हैं। और वैसे भी दोनों के इस जन्म में कई ऐसे दुश्मन हैं जिसके बारे में वो अभी तक अनजान है। देखते हैं दोनों अपने दुश्मनों को पहचान पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कई बार अपनों के भेष में भेदिए होते हैं। देखते हैं आगे क्या रंग लाती है दोनों की मोहब्बत। 23 कहानी वैदेही और रुद्र की। राम और सिया अभी भी एक दूसरे को कस के हक किए हुए थे, दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता था। चलो अब दोनों की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ बातें बता दूं, यानी रुद्र और वैदेही के बारे में। दोनों की पिछली जिंदगी से जुड़े कुछ राज ऐसे हैं जो सही समय आने पे खुलेंगे। वैदेही जब 4 साल की थी तब उसकी फैमिली की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, तब सिर्फ वैदेही ही बची थी। जिस रास्ते पे ये हादसा हुआ था उसी रास्ते पे ठीक उसी समय रुद्र की फैमिली का भी एक्सीडेंट हुआ था, और उनमें सिर्फ रुद्र ही बचा था। तब रुद्र 6 साल का था, तब रुद्र और वैदेही की मुलाकात हुई थी। उसी दिन से दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गए, क्योंकि दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। उस दिन के बाद दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे दोनों के बीच का प्यार भी बढ़ता गया। स्कूल के समय में दोनों की दोस्ती मानव और माहिरा से हुई, तभी से ये चारों हमेशा साथ रहते थे। जब वैदेही 20 साल की हुई तब उसने रुद्र से जिद की कि वो अभी उससे शादी करेगी। तब रुद्र 22 साल का था। रुद्र उसकी वेदु से बहुत प्यार करता था, वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि वेदु अभी छोटी है। लेकिन वेदु की जिद के आगे उसने हार मान ली और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों की लाइफ और भी ज़्यादा खुशनुमा हो गई। दोनों ही बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। दोनों ने 12 साल की उम्र में ही खुद का बिजनेस शुरू कर दिया था। पढ़ाई के साथ दोनों अच्छे से अपना बिजनेस मैनेज करते थे। दोनों का सपना एक ही था, नंबर 1 बिजनेस टाइकून बनना, और इसी सपने को पूरा करने के लिए दोनों दिन रात एक करके कड़ी मेहनत भी करते थे। रुद्र जब 15 साल का हुआ
तब वेदु 13 साल की थी। तब दोनों अपने बिजनेस के काम के लिए बेंगलुरु गए हुए थे। वहां दोनों ने कुछ ऐसा देखा और कुछ ऐसा सुना जिससे दोनों काफी परेशान हो गए। दोनों ने ऐसा क्या देखा और सुना, ये सब आपको आगे कहानी में समय के साथ पता चल जाएगा। फिर दोनों ने अपने बिजनेस के साथ फिजिकल ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया। दोनों ने तय किया कि दोनों मिलकर एक ऐसी टीम खड़ी करेंगे जो बुराई के सामने लड़ सके, मतलब जहां भी गलत काम हो रहा हो उसे रोक सके। दोनों एक पावरफुल टीम बनाना चाहते थे जिसके खिलाफ जाने की हिम्मत किसी की ना हो। इन सब के पीछे भी दोनों का एक मकसद था, और वो क्या मकसद था वो आगे पता चलेगा। दोनों की शादी के 3 साल बाद वैदेही मां बनने वाली थी। इस खबर से रुद्र और वेदु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि दोनों का छोटा सा बेबी इस दुनिया में आने वाला था। लेकिन जब वेदु ने बच्चे को जन्म दिया तब दोनों को पता चला कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। ये खबर सुन दोनों टूट गए थे। वेदु तो मानो हंसना बोलना ही भूल गई थी। रुद्र ने बहुत मुश्किल से वेदु को पहले जैसा किया। दोनों ने फिर अपना पूरा ध्यान बिजनेस को आगे बढ़ाने में कर दिया, और दोनों का जो सपना था बिजनेस टाइकून बनना वो पूरा होने ही वाला था। दोनों को दुनिया वीआर के नाम से जानने लगी थी, लेकिन किसी ने भी आज तक वीआर को देखा नहीं था। और जब दोनों अपने सपने के बेहद करीब थे तब मानव और माहिरा ने दोनों को मार दिया। दोस्तों, तो ये थी वैदेही और रुद्र की शॉर्ट में कहानी। दोनों की इस जिंदगी से जुड़े हुए भी ऐसे राज है जो दोनों की इस जिंदगी में, मतलब सिया और राम के सामने खुलने वाले हैं। अभी आपको मैंने शॉर्ट में रुद्र और वैदेही की कहानी बताई है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको उनके कई राज के बारे में भी पता चल जाएगा जो कहीं ना कहीं दोनों की इस जिंदगी से जुड़ा हुआ होगा। राम और सिया अपनी पहली जिंदगी में कभी कभी एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर नहीं हुए थे। रुद्र वेदु की अकेला नहीं छोड़ता था क्योंकि वो बड़ी जरूर हुई थी, लेकिन वो अभी भी एक बच्ची थी। हाँ, वो इंटेलिजेंट थी, लेकिन वी किसी की बातों में जल्दी से आ जाती थी और अपने सामने वाले इंसान के इंटेंशन को पहचान नहीं पाती थी। इसलिए रुद्र कभी वेदु को अकेला नहीं छोड़ता था, लेकिन उसने वेदु को स्ट्रॉन्ग भी बहुत बनाया था। राम ने सिया की खुद से थोड़ा दूर किया और सिया के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, शू शू शू, बस अब और नहीं, अब हम साथ हैं ना। इस पे सिया ने हाँ में सर हिला दिया। ये देख राम ने कहा, फिर बस अब रोना नहीं, हमें तो खुश होना चाहिए ना बच्चा कि भगवान ने हमें एक और मौका दिया है ना। इस पे सिया ने सुबकते हुए कहा, हाँ रुद्र, मैं बहुत खुश हूँ और मैं भगवान को जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। आखिर उन्होंने ही तो हमें दोबारा मिलवाया है। इस बार देखना रुद्र, हम हमेशा साथ रहेंगे और उन सभी लोगों को सजा देंगे जिसने भी हमारे साथ गलत किया है। इस पे राम ने कहा, हाँ बच्चा, अब तो हम बहुत अच्छे से उसको सजा दे सकते हैं क्योंकि वो लोग अब हमें पहचान भी नहीं पाएंगे और हम आसानी से उसे बर्बाद करके रख देंगे। इस पे सिया ने कहा, हाँ इस बार बाजी हमारे हाथ में है, देखते हैं अब कैसे बचते हैं मानव और माहिरा। फिर सिया ने अचानक से खुश होते हुए कहा, वैसे रुद्र, मैं न बहुत खुश हूँ, हमें एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी मिल गया है। इस पे राम ने कहा, हाँ वो तो है, बच्चा सच में बहुत प्यारा है। और हाँ बच्चा, अब याद रखो, हम रुद्र और वेदु नहीं, राम और सिया है। हमने भगवान ने इस जन्म में सिया और राम बन के भेजा है, तो हम हमेशा सिया और राम ही रहेंगे। इस पर सिया ने कहा, हाँ सही कहा, अब ना मैं आपको हबी कहूँगी या तो फिर राम कहूँगी, ठीक है। इस पे राम ने सिया के गालों पे किस करते हुए कहा, ये ठीक है वाइफी, वैसे जो भी कहो बच्चा, तुम सिया के रूप में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट लग रही हो। इस पे सिया ने कहा, और आप और भी ज़्यादा हैंडसम एंड हॉट। ये बोल वो खिलखिलाकर हंसने लगी। टू बी कंटिन्यू। 24 लिटिल ब्लैक सोल। सिया ने कहा, और आप और भी ज़्यादा हैंडसम और हॉट लग रहे हैं। ये बोल वो खिलखिला के हंसने लगी। ये देख राम ने कहा, अच्छा जी, मैं तुम्हें हैंडसम दिखता हूँ और हॉट भी, अभी रुको तुम्हें बताता हूँ। ये बोल राम ने सिया को अपने और करीब खिंचा और बिना वक्त गवाए सिया के होठों पे होठ रख दिए। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि सिया को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। सिया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके राम को ही देखे जा रही थी। वही राम सिया को पैशनेटली किस कर रहा था। राम सिया को ऐसे किस कर रहा था जैसे बरसों बाद किसी प्यासे को पानी मिला हो। कुछ देर के बाद सिया की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। सिया ने अपने दोनों हाथ राम की गर्दन पे लपेट दिए और वो भी राम की किस का रिस्पॉन्स देने लगी। ये देख राम और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने सिया को और अपने करीब खींच लिया। करीब 15 मिनट की लंबी किस के बाद राम ने आखिर सिया को छोड़ दिया।
दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। सिया का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। सिया ने अपना चेहरा राम के सीने में छुपा लिया। इस पे राम ने हंसते हुए सिया के सर को सहलाते हुए कहा, बच्चा अब भी तुम मुझसे इतना ज्यादा शर्माती हो। इस पे सिया ने कुछ नहीं कहा, बस राम को और कस के हक कर लिया। राम ने भी सिया को हंस के हक कर लिया और वही सोफे पे टेक लगा के आराम से बैठ गया। सिया ने भी खुद को राम की बाहों में एडजस्ट किया और आराम से बैठ गई। काफी देर तक दोनों बिना कुछ बोले यूं ही एक दूसरे के साथ को महसूस करते रहे। जब कुछ देर बाद दोनों को कुछ अच्छा लगा तो सिया ने कहा, प्यार से कहा, हबी आगे का क्या सोचा है आपने? इस पे राम ने कहा, सबसे पहले तो हमें मोहिनी और कामिनी बुआ को खोजना होगा ताकि हम हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, और उसके पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये सब करने के पीछे कामिनी और मोहिनी का क्या मकसद है। क्या वो सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी ही चाहते हैं या फिर बात कोई और है, और हमें साथ में ये भी पता करना होगा कि उन दोनों के साथ साथ कौन मिला हुआ है। इस पे सिया ने कहा, हाँ सही कहा, हमें जल्दी ही दोनों को पकड़ना होगा क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहती हमारी फैमिली में से किसी को भी कुछ हो। इस बार हम दोनों मिलके सबको प्रोटेक्ट करेंगे। इस पे राम ने कहा, सही कहा, और हमें अब मानव और माहिरा पे भी पूरी नज़र रखनी होगी, और मुझे नहीं लगता कि मानव और माहिरा के हमें मारने के पीछे की वजह हमारी प्रॉपर्टी और कंपनीज है या फिर बात कोई और है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस पे सिया सीरियस हो गई और राम से कहा, यदि बात कोई और है तो हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। और राम, आपको नहीं लगता कि अब हमें ब्लैक सोल को बनाना चाहिए? अब तो हमारे पास सिरसिस भी है। यदि बात कोई और है तो हमें पहले से ही अपनी ओर से रेडी रहना चाहिए। इस पे राम ने कहा, सही कहा, हम टीम की डिटेल्स राघव और मलिक को दे देंगे, देखते हैं वे लोग रेडी होते हैं कि नहीं। इस पे सिया ने हाँ में सर हिला दिया। ये ब्लैक सोल उसी टीम का नाम है जो राम और सिया में अपनी पिछली जिंदगी में बनाने का सपना देखा था। एक ऐसी बड़ी टीम जो कभी किसी के सामने हार ना सके। दोनों ने दुनिया के कोने कोने से ऐसे ऐसे लोगों को खोजा था जिसमें अलग ही टैलेंट हो, जो किसी के भी सामने लड़ सके और जो मेहनती हो। दोनों को ऐसे लोगों को खोजने से कई साल लग गए थे, लेकिन तभी दोनों के पास इतने सोर्सेस नहीं थे कि दोनों उन सभी को अप्रोच कर सके। दोनों ने मिलकर करीब 200 ऐसे लोगों को खोजा था जो चट्टान की तरह हर मुश्किलों में खड़े रहे। दोनों इन 200 लोगों को अप्रोच करते उसके पहले ही मानव और माहिरा ने दोनों को मार दिया था। सिया ने कहा, वैसे वो तो अच्छा है, मानव और माहिरा को ब्लैक सोल के बारे में पता नहीं था और ना ही हमारे मकसद के बारे में, वरना हमें ब्लैक सोल कभी नहीं मिलता। इस पे राम ने कहा, सही कहा, अब हमें जल्द से जल्द उन 200 लोगों से मिलना होगा और उन्हें हमारे मकसद के बारे में समझाना होगा कि क्यों हम ब्लैक सोल बना रहे हैं। इस पे सिया ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन अब हमें भी और ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है ताकि हम और पावरफुल बन सके। इस पे राम ने कहा, सही कहा, और सिया हमें ऋषु को भी ट्रेन करना होगा, क्योंकि जितने हमारे दुश्मन हैं उतना खतरा ऋषु पे भी होगा। और मैं चाहता हूँ कि ऋषु को हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे खुद को बचाते हैं, मैं उसे सब सिखाना चाहता हूँ ताकि यदि हम उसके साथ ना हो तो वो सेफ रहे। इस पे सिया ने कहा, लेकिन राम बेबी तो अभी छोटू सा तो है, अभी से ये सब करना जरूरी है क्या? इस पे राम ने कहा, बच्चा जानता हूँ हमारा बेबी छोटा है, लेकिन तुम तो जानती हो ना हमारे आसपास कितने दुश्मन हैं, वो हमें भी नहीं पता, और ऐसे में हम ऋषु को लेके कोई रिस्क भी नहीं ले सकते ना। इस पे सिया ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन प्लीज़ ध्यान रखना बेबी को ज़्यादा चोट ना लगे, मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती। इस पे राम ने कहा, फिक्र मत करो बच्चा, मैं हमारे बेबी को खुद पर्सनली ट्रेन करूँगा और इस बात का पूरा ख्याल रखूँगा कि उसे चोट ना लगे। इस पे सिया ने कहा, फिर ठीक है। तभी सिया को अचानक कुछ याद आया। उसने चिंता करते हुए कहा, अभी वो हमारी लिटिल ब्लैक सोल का क्या हुआ होगा? मुझे उन सभी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। पता नहीं वो कैसे रह रहे होंगे और कहाँ होंगे, कहीं उस मानव और माहिरा ने उनके साथ कुछ किया तो नहीं होगा ना? बोल सिया की आंखों में आंसू आ गए। इस पे राम ने प्यार से सिया के आंसुओं को पोंछा और कहा, बच्चा क्या आपको लगता ही कि उन सभी को कोई ऐसे ही परेशान कर सकता है? वो सब सिर्फ हमारे सामने ही मासूम और बच्चे बन जाते हैं, बाकी सब के लिए तो वो यमराज से कम नहीं है। उन सबको छूने की हिम्मत मानव और माहिरा कभी नहीं करेंगे। हम उन सबको भी जल्दी से ढूंढ लगे, लेकिन शायद वो हमें पहचान नहीं पाएंगे। इस पे सिया ने कहा, ऐसे कैसे नहीं पहचानेंगे? वो हमारे बच्चे हैं, हमें वो जरूर पहचानेंगे, देखना। ये बोल सिया ने राम को हक कर लिया।
दरअसल लिटिल ब्लैक सोल में 7 मेंबर थे। इनमें इंसान नहीं थे बल्कि उन 7 मेंबर में से एक वाइट टाइगर, एक लायन, 2 छोटे खरगोश, 2 बंदर और एक बेबी एलिफेंट थे। हाँ, देखा जाए तो ये सब कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये इम्पॉसिबल काम रुद्र और वैदेही ने किया था। दरअसल जब दोनों छोटे थे और दोनों की फैमिली जब उन्हें छोड़ के गई थी, तब रुद्र और वेदु काफी दिनों तक जंगल में घूमे थे। दरअसल दोनों वहां रास्ता भूल चुके थे। जंगल के अंदर जब एक रात को दोनों ही एक पेड़ के ऊपर चढ़ के सो रहे थे, तब दोनों को कुछ दूरी पे कुछ रोशनी दिखाई दी। इसलिए दोनों ने वहां जाने का फैसला किया। और जब दोनों वहां पहुंचे तो कुछ लोग एक बड़े से पिंजरे में एक लायन, एक वाइट टाइगर, 2 बंदर, 2 खरगोश और एक छोट बेबी एलिफेंट को लेके कहीं जा रहे थे। रुद्र और वेदु ने जब इन सभी को गौर से देखा तो उन सभी के आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देख दोनों ने उन सब को वहां से निकालने का फैसला किया। और जब वे लोग सो गए जिन्होंने इनको कैद किया था, तब दोनों ने मिल के उन सभी को उस पिंजरे से आज़ाद करा दिया। और जैसे ही वे लोग आज़ाद हुए तो वे सायों रुद्र और सिया के पीछे पीछे जाने लगे। वे दोनों जहां भी जाते वे सातों उनके पीछे जाते। फिर रुद्र और सिया ने कुछ समय उनके साथ बिताया तो उन्हें पता चला कि ये सातों कोई आम जानवर नहीं थे। ये सातों इंसानों की बातें, उनके जज्बात सब समझ सकते थे। और इतना ही नहीं, ये लोग साथ होने के बावजूद एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे। रुद्र और सिया दोनों को ये सातों बहुत ज्यादा पसंद आ गए थे। तभी से ये सातों रुद्र और वैदेही के साथ थे। दोनों ने इन सातों को एक फैमिली की तरह रहना सिखाया। और दोनों के काफ़ी ऐसे काम उन सातों को सिखाए जो इंसान करते हैं, जैसे बुक पढ़ना, टीवी देखना, गेम खेलना। और साथ हो दोनों के उन सातों को कई ऐसी बड़ी चीज़ें सिखाई जो लड़ाई के समय उनकी हेल्प कर सके। दोनों के लिए ये सातों ही उनका परिवार थे। ये बात मानव और मायरा भी नहीं जानते थे कि दोनों के पास ऐसे 7 जानवर हैं। तो अभी राम और सिया इन सातों को ही बात कर रहे हैं। इनका नाम दोनों ने लिटिल ब्लैक सोल रखा था। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 25 ऋषु का सिया से शर्माना। सिया ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, और वो यदि हमें नहीं पहचानेंगे तो? इस पे राम ने कहा, बच्चा अबू तुमने ही तो बोला ना कि वो हमें पहचान लेंगे फिर। इस पे सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ लेकिन यदि वो हमें नहीं पहचान पाए तो हम क्या करेंगे? ये बोल सिया ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया। इस पे राम ने सिया के दोनों गालों को खींचते हुए कहा, बच्चा इतनी परेशान क्यों होती हो? मुझे तो लगता है वो हमें जरूर पहचान लेंगे, इसलिए अब तुम परेशान मत हो, ठीक है? इस पे सिया ने राम के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, यदि आप बोलते हो तो मैं मान लेती हूँ। सिया की बात सुन के राम ने मुस्कुराते हुए कस के सिया को हक कर दिया। तभी कमरे से एक प्यारी सी आवाज आई, मम्मा आप कहाँ हो? ऋषु आवाज सुन राम और सिया जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए और जल्दी से कमरे में गए। जब दोनों कमरे में पहुंचे तो दोनों ने देखा कि ऋषु बेड पे बैठा हुआ था और अपनी आंखों को अपने छोटे छोटे हाथों से मसल रहा था। ये देख राम और सिया के चेहरे पे अपने आप ही एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि इस समय ऋषु बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। राम और सिया दोनों जाके ऋषु के दोनों साइड में बैठ गए और दोनों ने एक साथ उसके दोनों गालों पे किस कर दी, जिससे ऋषु ने नींद भरी आंखों से दोनों को देखा। अपने मम्मा पापा को अपने सामने देख के नींद में ही ऋषु के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी क्यूट सी आवाज में कहा, मम्मा पापा। ऋषु को इतने प्यार से बोलता देख सिया ने जल्दी से ऋषु को अपनी गोद में ले लिया और उसके पूरे चेहरे को किस करते हुए बोली, मेरा बेबी देखो तो कितना ज्यादा प्यारा और क्यूट है। ये बोल सिया ने फिर से ऋषु के दोनों गालों पे किस कर दिया। वही अपनी मम्मा की बात सुन के ऋषु शर्मा गया। ये देख राम ने हंसते हुए ऋषु के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, ओह तो मेरा बेबी शर्माता भी है, मुझे नहीं पता था। अपने पापा की बात सुन ऋषु और भी ज्यादा बल्श करने लगा। ऋषु ने सिया के सीने में अपना छोटा सा चेहरा छुपा लिया। इस पे राम और सिया दोनों हंसने लगे। राम ने ऋषु और सिया दोनों को ही प्यार से हग कर लिया और दोनों के माथे को चूम लिया। तभी सिया ने कहा, चलो बेबी मम्मा आपको फ्रेश करा देती है। सिया की बात सुन ऋषु जल्दी से सिया की गोद से उतरा और जाके राम की गोद में चढ़ गया और जज से कहा, नहीं नहीं पापा मुझे फ्रेश कराएंगे। ऋषु की बात सुन सिया ने अपने होठों को क्यूटली गोल बनाते हुए कहा, क्यों मम्मा भला आपको क्यों नहीं फ्रेश करा सकती? सिया की बात सुन ऋषु ने कहा, क्योंकि आप एक गर्ल हो और मैं बॉय हूँ, इसलिए पापा ही मुझे फ्रेश कराएंगे। इस पे सिया ने कहा, और मैं आपकी मम्मा हूँ इसलिए मैं ही आपको फ्रेश कराऊंगी। इस पे ऋषु ने कहा, नो मम्मा मुझे शर्म आती है।
ऋषु की बात सुन सिया ने भी मुंह बनाते हुए कहा, अरे ऐसा कैसे भला, अपनी मम्मा से कैसी शर्म। इस पे ऋषु ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए राम को देखा। इस पे राम ने ऋषु के सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, बेबी आज तक आपकी मम्मा आपसे दूर थी, इसलिए वो अब अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। आपकी मम्मा आपका हर वो काम करना चाहती हैं जिसे आप आज तक खुद करते आए हैं, और वो आपको भी पता है कि आपकी मम्मा आपके साथ नहीं थी, इसीलिए आप अपने सारे काम अपने आप करते थे। लेकिन अब आपकी मम्मा आपके पास है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, तो क्या आप नहीं चाहते कि जैसे बाकी बच्चों की मम्मा उसे रेडी करती है, खाना खिलाती है, वो सब आपकी मम्मा भी आपके लिए करे। राम की बात सुन ऋषु की आंखें खुशी से चमक गई और उसने जोर से हाँ में सर हिला दिया। ऋषु की हाँ सुन राम ने प्यार से ऋषु के सर पे किस करते हुए कहा, अब आप जाओ अपनी मम्मा के साथ, वो आपको रेडी कर देगी। ठीक है, पापा को कुछ काम है इसलिए पापा हाल में है। ठीक है, आप भी अपनी मम्मा के साथ फ्रेश होके आ जाना। इस पे ऋषु ने जोर से हाँ में सर हिला दिया और अपने दोनों हाथों को सिया की ओर फैला दिए, जैसे बोल रहा हो, मम्मा मुझे गोदी ले लो। ऋषु को ऐसे करते देख सिया के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और उसने झट से ऋषु को अपनी गोद में ले लिया और उसके गाल पे किस करते हुए कहा, मेरा प्यारा बेबी। ये बोल सिया ऋषु को लेके वॉशरूम में चली गई और राम मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। राम अपने कमरे से जैसे ही बाहर निकला तो कमरे के बाहर राघव उसी का इंतजार किए हुए खड़ा था। राघव को देख के राम स्टडी रूम की ओर बैठ गया। ये देख राघव भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। स्टडी रूम में जाकर राम अपनी चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया। राघव में अंदर आकर स्टडी रूम का दरवाजा लॉक किया और जाकर राम के सामने खड़ा हो गया। राम ने बिना किसी लिहाज के सख्त लहजे में कहा, क्या खबर है।